गाइस, वेलकम है मेरे चैनल पर। आज फिर से मैं एक धमाकेदार मनहुआ स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही और मजेदार वीडियोस मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है। आजकल कोरिया में हर कोई उस ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम का दीवाना हो गया है जिसमें खिलाड़ी खुद अपने डंगन बना सकते हैं, और सब में सबसे ज्यादा पागल है इस कहानी का MC कंगची W। वो इतना खतरनाक प्लेयर है कि लोग सोचते हैं कि या तो वो चीटिंग कर रहा है या फिर वो खुद कोई AI है। भाई हमेशा टॉप रैंकिंग में रहता है और उसकी पर्सनालिटी और लुक्स देखकर लोगों को नेचुरली लगता है कि वो कोई रोबोट है। असल में उसे इस गेम से इतना लगाव है क्योंकि इसमें उसे हर चीज पर पूरा कंट्रोल मिलता है। रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं, जैसे कि ये टेलीफोन पोल्स वो इन्हें हिला भी नहीं सकता, ना ही किसी तरह से यूज कर सकता है। लेकिन गेम में बस एक क्लिक से इनकी साइज, शेप कुछ भी बदल सकता है। यहाँ तक कि वो तेज रफ्तार ट्रक जो उसकी तरफ आ रहा है उसे भी वो गेम में आसानी से हटा सकता था। मगर ये रियल वर्ल्ड है और यहाँ वो पूरी तरह मजबूर है। उसे पूरा यकीन है कि जैसे ही ट्रक उसे हिट करेगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत से ट्रक ड्राइवर वक्त पर ब्रेक मार देता है। हालांकि उसे गुस्सा बहुत आता है कि कंगची रोड के बीचों बीच खड़ा है। हमारा बंदा बस ट्रैफिक लाइट की तरफ इशारा करता है जो क्रॉसवॉक के लिए ग्रीन है। उसे फ्रस्ट्रेशन है कि इस दुनिया में वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसके पास रियल लाइफ में भी गेम जैसी पावर होती तो सब कुछ कितना बेहतर होता। उदाहरण के तौर पर वो भारी आयरन बार जो ढीली है और गिरने ही वाली है और बस कुछ ही पलों में एक छोटी लड़की को टमाटर की तरह कुचल देगी। कंगची फौरन दौड़ता है, लड़की को धक्का देकर बचाता है, लेकिन खुद मर जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है, खुद को एक काले खालीपन में बहता हुआ पाता है। उसके सामने एक डेविल जैसे मॉन्स्टर खड़ा होता है जो उसे थोड़ी ज्ञान की बातें देता है। मौत बस पुनर्जन्म का जरिया है, तुमने अब तक असली हकीकत देखी ही नहीं। इसके साथ ही कांगची की आत्मा एक फिएंड के शरीर में भेज दी जाती है। अब उसके मन में सवालों की बौछार है, मैं कहाँ हूँ, ये शरीर किसका है और मैं मरा क्यों नहीं। मगर एक बात साफ है, वो अब किसी और के शरीर में जिंदा है। शरीर में उठती जबरदस्त फीलिंग्स और दर्द इस बात का सबूत है कि ये कोई सपना नहीं है। उसने देखा कि वो एक पुराने किले के अंदर है और तभी एक महिला आती है और उसके सीने में तलवार घोंप देती है। खून बहता है और दर्द से वो तड़प उठता है। महिला मुस्कुराती है और फिर से तलवार उठाती है कि उसे खत्म कर दे। मगर तभी एक लड़का वहाँ आता है। पता चलता है कि ये तीनों भाई बहन हैं। लड़की का नाम किल्डर है और जो आया है वो इनका बड़ा भाई है। वो केला अब कांगची का नया नाम पर तरस खाता है और अपनी बहन से कहता है कि इतनी बेरहमी न दिखाए। वो केला को एक पोशन देता है। केला सोचता है कि ये कोई हीलिंग ड्रिंक है और उसे पी जाता है, लेकिन पीते ही उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जहर था। उसका गला जलने लगता है और दर्द ऐसे कि जैसे सुइयों से चाक किया जा रहा हो। किल्डर परेशान हो जाती है, सोचती है कि कहीं वो मर ही न जाए क्योंकि उसे खुद उसे मारने का शौक है। भाई कहता है कि केला इतना कमजोर नहीं है। तभी किले के दरवाजे खुलते हैं और सैनिक घोषणा करते हैं कि किंग हेलकाउन अपनी हीरो हंट से लौट आया है। ये वही बाप है जो अपने बच्चों को बर्बरता से ट्रीट करता है। वो अंदर आते ही केला और उसकी बहन को गर्दन से पकड़कर उठाता है क्योंकि उसे अपने महल में कमजोरों की चीखें सुनना बर्दाश्त नहीं। केला को अब समझ आता है कि ये राक्षस उसका बाप है। फिर वो केला को जमीन पर पटक कर उस पर पैर रख देता है और कहता है, मेरे किले में बस दो आवाजें स्वीकार की जाएंगी, एक महान राक्षस की गर्जना या एक सम्मानजनक मौत की चीख। केला अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका है और दुर्भाग्य से वो एक डेमन लॉर्ड का बेटा बन चुका है। अब एक फ्लैशबैक चलता है। जब केला छोटा था तब भी उसके भाई बहन उसे टॉर्चर करते थे। किल्डर उसकी आंख में कांटा चुभोती थी और टाम उसका खाना जहर से भर देता था। माँ बस एक ही सलाह देती थी, राक्षसों की तरह बदला लो या उन्हें पहले मार दो। ये कहकर वो खुद केला के पेट में चाकू घोंप देती है। केला पसीने पसीने होकर जागता है और पास में उसकी नौकरानी रेन खड़ी होती है जो राहत की सांस लेती है। अब केला की याददाश्त में रेन की पुरानी हरकतें सामने आने लगती हैं। कभी एक वफादार सेविका नहीं थी, बस आलसी और बदतमीज। केला सोचता है कि पहले वाला लड़का कितना कमजोर था, तभी तो एक नौकरानी तक उसकी इज्जत नहीं करती थी। उसकी जिंदगी यहाँ भी पिछली दुनिया जैसी है जहाँ कमजोरों को सिर्फ कुचला जाता है। बाद में जब वो फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो कल्डेरा उसके पैर में छुपकर एक छुरा घुसेड़ देती है और खिलखिलाकर हंसती है। वो उसे ताना मारती है कि अच्छे से खा लेना और एक अच्छा आदमी बन जाना। केला अंदर ही अंदर दर्द में तड़पता है, लेकिन बाहर से मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है। जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे लगता है कि ये तो खाना ही नहीं है, किसी ने इसमें कुछ गलत मिलाया है। उसे समझ आता है कि ये फिर से टाम की चाल है। अब केला ठान लेता है कि अब वो पंचिंग बैग नहीं बनेगा। उसने गेम में खुद को सबसे बेस्ट साबित किया था, लेकिन असल जिंदगी में वो कुछ भी नहीं था और फिर वो मर गया एक बेकार मौत। लेकिन इस बार नहीं। वो फूड प्लेट उठाता है और कल्डेरा के चेहरे पर दे मारता है, फिर अपने पैर से खंजर निकालकर उसे टाम पर फेंकता है। फिर वो डाइनिंग टेबल ही पलट देता है। बेशक उसके बाप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो केला को फिर से जमीन में दबा देता है, लेकिन इस बार केला जल्दी रिकवर कर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर अब कुछ अलग है, एक डेमन की ताकत। अब वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को साबित करना चाहता है। रेन उसे डेमोनिक पावर की ट्रेनिंग की याद दिलाती है। केला उसे ठंडे लहजे में कहता है कि वो अब उसे इस
सीरियस टोन में बात करने नहीं देगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे बताया जाता है कि कैल्डेरा और टॉम आज नहीं आएंगे। केला बाकी स्टूडेंट्स को देखकर याद करता है कि ये वही लोग हैं जो उसे प्रैक्टिस के नाम पर पीटते थे। अब केला समझ चुका है पहले वाला लड़का कमजोर नहीं था, बस ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब जब वो चला गया है केला सब कुछ बदलेगा। अब वो इन पावर्स का यूज खुद के लिए करेगा और सबको दिखाएगा कि असली कचरा कौन है। जैसे ही क्लास शुरू होती है टीचर ऐलान करता है कि वो पिछले क्लास की अधूरी बची स्पैरिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लाल बालों वाला लड़का दावा करता है कि पिछली बार केला से वही लड़ रहा था। ये तुनका मिजाज लाल बालों वाला लड़का केला को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती है और केला को पूरा यकीन है कि उसे इसका पछतावा जरूर होगा। जैसे ही दोनों लड़ाकू आमने सामने खड़े होते हैं लाल बालों वाला लड़का अपने हाथों के चारों ओर लाल और नीली ऊर्जा समेटता है, पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। देखने वाले मान चुके हैं कि केला की फिर से बुरी तरह पिटाई होने वाली है। कुछ लोग तो उसे ये भी कह देते हैं कि केला पे थोड़ा रहम खा लेना, क्योंकि उसके रोने चीखने को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे इस कमीने का नाम रूड है। केला नोटिस करता है कि ये सारे लोग उसे उसके पिछले जन्म के बुलीज की याद दिलाते हैं। कुछ हद तक ये लोग उसके पुराने रूप जैसे ही हैं। पिछले जन्म में न पैसा था न ताकत, सब उसे नीचा समझते थे, लेकिन अब वो सब बीती बात है। इसी सोच के साथ केला अपने भीतर की मैनास को बाहर निकालता है इतनी जबरदस्त मात्रा में कि उसका विरोधी डर के मारे कांपने लगता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वो सारे कमीने जो केला से नफरत करते थे अब थर थर कांप रहे हैं। रूड तो ऐसा लगता है जैसे उसे कब्ज की सीरियस शिकायत हो गई हो। दबाव इतना भयानक है कि उसके पैर जमीन में जम चुके हैं। वहीं केला अपनी मुट्ठी बांधता है और ऐसा घूंसा मारता है कि वो कमीना सीधे जमीन में धंस जाता है। वो सारे लुच्चे जो केला का मजाक बना रहे थे अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। यहाँ तक कि टीचर भी पसीना पसीना हो गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि रूड को तो पलटकर कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। रूड का चेहरा अब एक पिटे हुए पिनाटा जैसा लग रहा है, सींग और दांत टूटे हुए, खून बह रहा है, लेकिन केला रुकने के मूड में नहीं है। ये पंच एक मैसेज है कि केला कोई गली का मामूली लड़का नहीं है, वो डीमन किंग का बेटा है और कोई भी शाही परिवार की बेइज्जती नहीं कर सकता। रूड बड़ी ही कमजोर आवाज में माफी मांगता है क्योंकि उसे सच में जान का डर है। केला उसे एक आखिरी खतरनाक नजर से देखता है, ये साफ बताने के लिए कि अगली बार ऐसी गलती मत करना। उधर जो लोग क्लास में किनारे खड़े थे अब उन पर एक डर की लहर छा जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही केला है जिसे वो पहले तुच्छ समझते थे। अब केला एक सिग्मा बन चुका है, सिर्फ उसकी मौजूदगी ही टीचर की जान निकाल रही है। केला अपने घटिया टीचर की ओर देखता है और कहता है कि क्लास को ठीक से चलाओ। पीछे रेन भी इस नए रूप के केला से हैरान है। उसने कभी केला को इस अंदाज में नहीं देखा था। पहली बार उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीन कट होता है डीमन किंग की ओर जो बालकनी से ये सब देख रहा है। इसके बाद हम हेलकाउन के किले में कट करते हैं जहाँ केला के चिढ़े हुए भाई बहन इकट्ठा हैं। सेल्डेरा गुस्से से आग बूला है क्योंकि उस छोटे से बदमाश ने उसके चेहरे पर जहरीला सूप फेंक दिया था। टीएम को भी अपनी बेइज्जती याद है। फिलहाल टार्म अपनी बहन को शांत रहने को कहता है और रिकवरी पर ध्यान देने को कहता है। आखिर उसके पास केला जैसी डरावनी रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं है। ये बात सेल्डेरा को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है कि सिर्फ उसी बदमाश को क्यों रीजनरेटिव पावर मिली। टॉमी को पूरा यकीन है कि केला में कोई पर्सनैलिटी चेंज आया है। वो भूल नहीं पा रहा कि कैसे केला ने टेबल पलटकर ऐलान कर दिया था कि अब से सब लोग अपने अपने कमरे में खाएंगे। उस पल उनके पिता मुस्कुरा दिए थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। सेल्डेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है विचार मात्र से कि उनके पिता किसी जैसे केला के लिए मुस्कुरा सकते हैं, उसे पागल कर देता है। टॉमी भी उसकी बातों से सहमत होता है। वो कहता है कि वो मर जाना पसंद करेगा बजाय इसके कि सेल्डेरा के साथ मिलकर काम करे, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि वो मजबूरी में पार्टनरशिप का सुझाव देता है। टिल्डा मुस्कुराती है, ये इशारा करते हुए कि वो भी इस प्लान में पूरी तरह शामिल है। वो भी चाहती है कि अपने छोटे भाई से पहले ही निपटा जाए, इससे पहले कि केला फिर से अपने पिता का ध्यान खींचे। फिर सीन वापस क्लासरूम में कट होता है। केला घबरा जाता है जब टीचर उन्हें पुराने डीमन किंग टर्क कल्दुन का होलोग्राम दिखाता है। तुर्क की तस्वीर ही केला को डरा देती है। टीचर बताता है कि टर्क को अपने समय का सबसे ताकतवर डीमन माना जाता था, लेकिन उसका पतन हेवन गिल्ड की एक कायराना चाल के चलते हुआ। तभी से हर गिल्ड डिमोनिक किंगडम की ओर बढ़ने लगी है ताकि सबसे पहले डीमन को मिटा सके। केला को इन गिल्ड्स के बारे में पहले से ही याद है। केला की यादों से, उन्हीं गिल्ड्स की वजह से केला कभी किले से बाहर नहीं जा पाया और नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया। इस नर्क में रहना एक सजा जैसी थी। टीचर समझाता है कि हेवन गिल्ड की बुनियाद पर ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और डीमन किंगडम पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किंग हेल की मदद करने के लिए टीचर चाहता है कि हर स्टूडेंट पूरी लगन से कॉम्बैट ट्रेनिंग में जुट जाए। हर स्टूडेंट जोश में चिल्लाता है और डीमन किंग की जय जयकार करता है। सीन कट होता है केला की ओर जो अब किले की सबसे ऊंची जगह पर बैठा है और अपने इलाके को देख रहा है। वो भागने का रास्ता ढूंढना चाहता है, आखिर अगर वो रुका रहा तो अपने भाई बहनों की चालों में फंसकर यूं ही मर जाएगा। रेन के मुताबिक उसके पिता 3 दिन में अपने अगले हीरो हंट पर बाहर जाएंगे। केला उससे पूछता है कि क्या उसे पता है
है कि इस किले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। रेन नहीं जानती कि केला अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया, लेकिन वो नहीं में जवाब देती है। केला बताता है कि उनके पास कोई मैप मेकर नहीं है जो उन्हें बैटल के दौरान टेरेन नेविगेट करने में मदद करे। ये गिल्ड वाले आसपास की अनदेखी जमीन का फायदा उठा रहे हैं। केला वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जब तक उसके पिता अगली बार बाहर जाएं, तब तक वो पूरे इलाके का नक्शा बनाना चाहता है। उसे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे वो अपने पिता की मदद कर सकता है उन सारे हरामी दुश्मनों को खत्म करने में। पुराने केला की तरह नाकाम भागने की जगह इस बार केला कामयाब होना चाहता है। इस दुनिया में उसे पहले से ज्यादा आजादी है और उसे पूरा भरोसा है कि वो अपना नक्शा बना पाएगा। वो अचानक रैन की ओर मुड़ता है और चिल्लाता है कि तुरंत किले के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाओ। उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वो अपने पिता से छिपकर काम कर सके। दूसरी ओर डीमन किंग पहले से ही केला के भागने के प्लान को समझ चुका है। उसे पूरा भरोसा है कि केला उसके नजर से नहीं बच सकता, इसलिए देर होने से पहले किंग अपना खुद का प्लान शुरू कर देता है। अगला सीन खुलता है केला के निराश चेहरे के साथ। रेन ने जो जगह चुनी है वो उसकी कल्पना से बहुत ही घटिया है। एक शानदार ऑफिस की बजाय ये जगह किसी स्टोर रूम जैसी लग रही है। बेचारी रेन रोने लगती है क्योंकि यही सबसे छिपी हुई जगह थी जो वो ढूंढ पाई। साथ ही उसे सख्ती से कहा गया था कि ये जगह पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए। लगता है केला जानबूझकर उस पर चिल्ला रहा है ताकि उनके बीच एक मास्टर सर्वेंट डायनामिक सेट हो सके, और सच में उसका नया रवैया काम कर रहा है। रेन को लग रहा है कि केला अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर उसे केला की ये ग्रेस और अथॉरिटी देखकर बहुत कूल लग रहा है, यहाँ तक कि थोड़ी सी आकर्षण भी महसूस कर रही है। तभी केला फिर से उस पर चिल्लाता है कि ड्रीमिंग बंद कर और उसे कॉफी ला कर दो। बेचारी रेन तेजी से कॉरिडोर में दौड़ जाती है, पूरी कोशिश में कि उसका ऑर्डर पूरा हो, लेकिन वो ये भी भूल जाती है कि इस दुनिया में कॉफी नाम की चीज है ही नहीं, और उसे समझ नहीं आता कि इस अजीब ऑर्डर को कैसे पूरा करे। तभी अचानक डीमन किंग उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि वो बेसमेंट में अकेली क्या कर रही है और केला इस वक्त कहाँ है। बेचारी लड़की घबरा जाती है। आखिर उसे साफ हिदायत दी गई थी कि इस ऑफिस का जिक्र किसी से न करे, लेकिन डीमन किंग की इंटेंस नजर के आगे वो ज्यादा देर चुप नहीं रह पाएगी। उधर केला पूरी मस्ती से अपने नक्शे पर काम कर रहा है। उसे ये सब करने में मजा आ रहा है। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर धमाका होता है। बेशक उसका बाप आ चुका है। वो गुस्से से पागल है कि केला ने बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना लिया। बेचारा केला कुछ समझा भी नहीं पाता कि उसके पिता सीधे उसके पेट पर एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। उनका कहना है कि अगर लड़ना है तो सामने से लड़ो, पीठ पीछे प्लॉट करने की जरूरत नहीं। केला को लग रहा है कि ये दर्द उसके भाई बहनों की मार से कहीं ज्यादा है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो वो सच में मर जाएगा। इसके पहले कि ऐसा हो, वो जल्दी से अपना नक्शा अपने पिता को दिखा देता है। डीमन किंग को कुछ समझ नहीं आता कि केला ये नक्शा दिखाकर क्या साबित करना चाहता है। केला तोते की तरह बोलने लगता है, बताता है कि किले के आउटर एरिया बैटल के लिहाज से बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में है। अगर वो नक्शे के मुताबिक जमीन को बदलते हैं तो आने वाले युद्ध में उन्हें बहुत फायदा होगा। आखिरकार डीमन किंग को बात समझ आती है और वो अपना हाथ रोक लेता है। हालांकि अब भी उसे समझ नहीं आता कि केला को इसके लिए सीक्रेट ऑफिस क्यों बनाना पड़ा। जैसे ही केला बिना किसी हिचकिचाहट के समझाता है कि सीधे सीधे ये कहना कि वो महान डीमन किंग की मदद करना चाहता है बहुत ज्यादा घमंडी लग सकता था, इसलिए उसने सीधा दावा करने की बजाय रिवाइज्ड मैप दिखाना बेहतर समझा। अब जब उसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, वो अपने पिता से अनुरोध करता है कि उसे हेवन की ताकतों को खत्म करने में मदद करने की अनुमति दी जाए। पीछे खड़ी रेन पूरी तरह से पागल हो रही है। वो सोचती है केला इतनी बेधड़क और कॉन्फिडेंस के साथ डीमन किंग से बात करके खुद को मरवाना चाहता है, लेकिन शायद रेन ज्यादा सोच रही है। डीमन किंग बस पूछता है कि इस मैप को पूरा करने में कितना समय लगेगा। केला एकदम बच्चों जैसी खुशी में चमक उठता है जब उसे एहसास होता है कि उसके पिता को उसका मैप वाकई पसंद आया है। वह अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखाता है। डीमन किंग इस इशारे को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि केला 5 दिन मांग रहा है, तो हमारा लड़का जल्दी से सफाई देता है कि उसे बस 5 घंटे लगेंगे और एक बार मैप पूरा हो जाए तो वो युद्ध से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। डीमन किंग उसके आत्मविश्वास से हैरान है, लेकिन आखिरकार मुस्कुराता है और उसे सभी जरूरी परमिशंस दे देता है। हालांकि वो चेतावनी देता है कि अगर केला सिर्फ बातें बनाता है और कुछ नहीं करता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहकर डीमन किंग वहां से चला जाता है। अचानक केला को दर्द की एक लहर घेर लेती है और वो उल्टी कर देता है। अपने पिता की दी हुई मार का असर। गंभीरता से सोचने पर उसे ये बात परेशान करती है कि अगर वो खुद को साबित नहीं करता तो उसका अपना बाप ही उसे मार देता। उधर रेन को अपने मास्टर के लिए थोड़ी इज्जत महसूस होती है। उसने डीमन किंग से बात करके अपने लिए निगोशिएशन कर ली, लेकिन बेचारी को फिर डांट पड़ती है कि वो खाली खड़ी क्यों है और उसे केला को मेडिकल रूम ले
जाने का आदेश मिलता है। जैसे ही केला ने वादा किया था, वो मैप 5 घंटे में पूरा कर देता है। डीमन किंग की सेनाएं इकट्ठा होकर नए प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती हैं। मेजेस इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुश्मन को असली काम का पता न चले। जैसे केला ने गेम्स में हर मैप मास्टर किया था, ये भी एकदम सफल साबित होता है। कट करते हैं हेवन गिल्ड की असेंबली में। हेवन गिल्ड मास्टर हर्मिसन अपने कैंप को बताता है कि डीमंस ने अपने आसपास की ज्योग्राफी को अपने पक्ष में बदलना शुरू कर दिया है और इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जूनियर पूछता है कि क्या उन्हें हमला करके डीमन की तैयारी में डिसरप्शन करनी चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब देता है नहीं। उसके स्ट्रैटेजिक माइंड के मुताबिक अब हमला करना बेकार है क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुके हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है, ओरिजिनल प्लान पर टिके रहना। 3 दिन में टालूज द्वारा तैयार की गई सबसे ताकतवर स्क्वाड टोल्कन आ रही है। टोल्कन स्क्वाड को दशकों से तैयार किया जा रहा है और अब ये अपने पीक पर है। हर्मिसन को पूरा यकीन है कि डीमंस इस एलीट स्क्वाड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। टोल्कन स्क्वाड पहले से ही पूरी रफ्तार से डीमन किंग के किले की तरफ बढ़ रही है। इनके जनरल किलमन लीड कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा जोश में है। वो स्क्वाड को इंस्पायर करता है कि वही लोग होंगे जो हजारों साल से जीवित डीमन किंग को गिराएंगे। बाकी स्क्वाड भी उतनी ही एक्साइटेड है, पूरी तरह से तैयार कि डीमन कासल को जलाकर खाक कर दें। घोड़े पर सवार श्रिल्स, जो आर्मी कमांडर है, जनरल किलमन की लीडरशिप पर गर्व महसूस करती है। उसकी साइडकिक पूछती है कि क्या इस बार वे सच में डीमन किंग को हरा सकते हैं। श्रिल्स जवाब देती है कि टोल्कन स्क्वाड कोई आम गिल्ड नहीं है, ये मुमकिन है और अब बस समय की बात है। उधर डीमन किंग बहुत संतुष्ट है जब उसे पता चलता है कि केला का मैप कितना कारगर साबित हो रहा है। भले ही ये परफेक्ट प्लान नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता और उसके खुद के शरीर की हालत अब ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगी। कल वो दिन है जब वो हेवन के साथ अंततः निपटेगा। मेजेस और डीमंस पूरे जोश में निर्माण पूरा करने में जुटे हैं। केला देखता है कि काम सही दिशा में जा रहा है। उसे फर्क साफ महसूस हो रहा है। गेम में टेरेन मैप करना और असली दुनिया की ज्योग्राफी बदलना 2 अलग चीजें हैं। फिर भी इस सब में जो थ्रिल है वो उसे मजेदार लग रही है। अब उसे बस कल के युद्ध का इंतजार है। आखिरकार युद्ध का दिन आ जाता है। हेवन की फोर्सेस कैंप में जमा हो जाती हैं और टोल्कन स्क्वाड पहुंच चुकी होती है। सैनिक टोल्कन का नाम लेकर नारे लगाते हैं। गिल्ड मास्टर हर्मिसन कमांडर किलमन से मिलता है। किलमन एक्सप्रेसेस करता है कि वो अब आगे बढ़कर डीमन किंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। युद्ध शुरू होने से पहले सैनिक एकजुट होकर लड़ाई का नारा लगाते हैं। तभी अचानक किलमन और हर्मिसन के पैरों के बीच एक नीली एनर्जी बॉल प्रकट होती है। ये एक पोर्टल जैसा लगता है और तेजी से फैलता है। किलमन तुरंत चिल्लाता है कि सभी सोल्जर्स डिफेंसिव फॉर्मेशन में जाएं क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक है और उस नीली एनर्जी से खुद डीमन किंग हेलकल्डन बाहर आता है। ये समझने के लिए कि डीमन किंग सीधे फ्रंट लाइन्स क्यों आ गया है, हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां केला अपने पिता को बताता है कि उसने वो बैरियर हटा दी है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को कासल पर फोकस रखती थी। इसका मतलब अब उसके पिता टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग कर सकते हैं बिना देखे गए। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी बहन इसका विरोध करती है कि सीधे एनिमी बेस में टेलीपोर्ट करना मूर्खता है। TMY भी कहता है कि ये बहुत खतरनाक है इवन फॉर द माइटी डीमन किंग। लेकिन डीमन किंग को ये आलोचना पसंद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बच्चे उसकी क्षमता पर शक कर रहे हैं। दोनों कांपने लगते हैं। वे बस कहना चाहते थे कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन डीमन किंग उन्हें चुप करवा देता है, ये रिमाइंड कराते हुए कि सही और गलत का निर्णय वही करेगा। अब वापस प्रेजेंट में डीमन किंग कसम खाता है कि वो हर एक को खत्म कर देगा। किलमन भी दृढ़ निश्चय करता है कि डीमन किंग को ये फैसला महंगा पड़ेगा और अपनी स्क्वाड को आदेश देता है कि फायर शुरू करें। उधर केला ने अपनी सेना तैयार कर ली है। अब वो आदेश देता है कि सभी चार्ज करें। भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। डीमंस की सेना जोर से दहाड़ती है और आगे बढ़ती है। हेवन के सोल्जर्स ऑफेंसिव स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जमीन से अचानक असंख्य डीमंस निकलकर ह्यूमंस पर टूट पड़ते हैं। ऊपर से देखता केला मुस्कुरा उठता है। सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। लेकिन जैसे ही केला अपनी कामयाबी एंजॉय कर रहा होता है, उसके सिबलिंग्स पहुंच जाते हैं और ये साफ हो जाता है कि वे उसका सबसे बुरा सपना बनकर आए हैं। वे नहीं चाहते कि केला सारा क्रेडिट और अपने पिता का अटेंशन ले जाए, इसलिए उसे यहीं खत्म कर देना जरूरी है। तरी अपने अजीब से विप से केला के पेट में वार करता है, जो अंदर घुसता जाता है। TM विप को और अंदर धकेलता है और कल्डेरा को सिग्नल करता है कि वो भी अटैक करे। कल्डेरा तलवार लेकर केला पर टूट पड़ती है और एक ही वार में उसका सिर काट देती है जैसे खीरा काटा हो। दोनों भाई बहन मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि इस बार केला नहीं बचेगा, इवन विथ हिज रीजेनरेशन पावर्स। केला का सिर उसके शरीर से अलग हो हवा में उड़ता है। खून की धारा बहती है। उसका शरीर कासल की दीवार से नीचे गिरता है। जमीन पर उसकी जिंदगी की लौ धीरे धीरे बुझ रही होती है। TM और कल्डेरा अपने किए पर गर्व से नीचे देखते हैं, लेकिन जैसे ही टारी पीछे मुड़ता है अपने पिता की मदद करने के लिए, कल्डेरा मौके का फायदा उठाकर उसे उसकी कमजोर जगह पर चाकू मार देती है। लीथल डैमेज देकर वो पीछे हट जाती है। TM को तभी पता चलता है कि कल्डेरा के हाथ में उनकी माँ का फॉरबिडन वेपन है। सेल्डरा को कोई फर्क नहीं पड़ता रूल से, वो एक डीमन है और अगर अभी अपने कंपटीशन को खत्म कर दे तो वो अकेली उत्तराधिकारी होगी। TM गुस्से में दौड़ता है कि कल्डेरा को अपने साथ लेकर मर जाए, लेकिन फॉरबिडन ब्लेड के वार के बाद उसका अंत तय हो चुका था। जैसे ही रूफटॉप पर दोनों लड़ते हैं, उनके छोटे भाई केला की जिंदगी पूरी तरह से बुझ
बुझ जाती है। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरता है, जमीन अचानक मैजिकली कोलैप्स हो जाती है। उसके नीचे छिपी होती है रेन, जो उसका सिर और शरीर लेकर जल्दी से उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वह अलग हुए हिस्सों को जोड़ती है, कांपते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है। उधर डीमन आर्मी टेलीपोर्टेशन पोर्टल से हेवन की फ्लैंक पर हमला करने निकलती है, लेकिन इंसानों ने पहले से ये प्लान एंटिसिपेट किया होता है। इसके बावजूद डीमंस डरते नहीं, दे एक्सेल इन फ्रंटल कॉम्बैट। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अब अनस्टॉपेबल है, और तभी एक मिथिक क्रीचर पूरा का पूरा ड्रैगन बैटलफील्ड में उतर आता है। डीमन किंग हेलकल्डून को ऐसे क्रीचर से लड़ने का बहुत समय हो गया था, बट ही स्टिल हैंडल्स इट लाइक अ प्रो। सिर्फ अपनी आर्म स्ट्रेंथ से वो ड्रैगन का सिर फाड़ देता है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे मार डालता है। जनरल किलमैन तो गैस गया था, आखिर ड्रैगन उनके ट्रम्प कार्ड्स में से एक था। घबराकर उसने मेज ब्रिगेड को आदेश दिया कि वे अपनी पूरी ताकत झोंक दें। एक भयंकर माना की बौछार के बाद जनरल ने धुएं के छंटने का इंतजार किया, दुआ करते हुए कि शायद उन्होंने डीमन किंग को रोकने लायक नुकसान पहुंचा दिया हो। लेकिन तभी सभी इंसानों को एक साथ अपने रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। हेलकल्दून मलबे से बाहर आया, उसका शरीर मरोड़ खाते हुए एक भयानक रूप में बदल रहा था, जो असीम शक्ति की आभा दे रहा था। बॉस ने अपनी अगली फॉर्म में प्रवेश कर लिया था। जनरल किलमैन ने इस रूप के बारे में प्राचीन ग्रंथों से पढ़ा था। इतिहास में बहुत ही कम लोग डीमन किंग के अंतिम रूप को देखकर जिंदा बचे हैं। सैनिक अपने वरिष्ठों की तरफ आदेशों के लिए देख रहे थे, लेकिन डर से उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। डर से जूझते हुए कमांडर श्रिल्स ने सबका मनोबल गिरने नहीं दिया, यहाँ तक कि जनरल किलमैन भी इस डर से जकड़ चुका था। डीमन किंग जानता था कि केला की लगभग परफेक्ट योजना में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भले ही वे लड़ाई हेवन के बेस के बीच में ले आए हों, वे खुद को एक मारो या मरो वाले मैदान में फंसा रहे हैं। लेकिन डीमन किंग हेल ऐसे सुनहरे ऑरा फार्मिंग मौके को गंवाने वाला नहीं था। उसे जीरो सम गेम खेलने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेटे ने उसकी शान का भी ख्याल रखा है। बेकार के विचारों को दूर करते हुए हेल ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डालने पर ध्यान लगाया। जैसा कि हमेशा होता है, किसी भी समस्या का हल यही था, जब तक सब मर न जाएं, काटते जाओ। उसने अपनी कॉम्बैट स्टांस ले ली। जनरल किलमैन ने जल्दी से अपने सैनिकों को चेताया कि क्या आने वाला है। बेकार की भावनाओं को हटाकर वो अगुवाई करते हुए आगे बढ़ गया। डीमन किंग की आंखों में क्रूरता की चमक थी जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। वापस किले के छिपे हुए बेसमेंट में रेन अब भी अपने मास्टर के शरीर को पकड़े बैठी थी, 1 इंच भी हिलने से बच रही थी। वह किसी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि यंग मास्टर केला ठीक हो जाए। कुछ दिन पहले केला ने उसे जबरदस्ती कुछ खौफनाक प्रयोगों में हिस्सा लेने को मजबूर किया था। वो खुद को काटता और रेन को जोड़ने के लिए कहता। थोड़ी घिन जरूर आई, लेकिन ये तरीका काम करता था। एक कटे हुए हाथ को जोड़ने में बस कुछ सेकंड लगते। कुछ नॉन लीथल पार्ट्स पर टेस्ट करने के बाद केला ने बिहेडिंग को भी इंक्लूड करने का निश्चय कर लिया। उसे अपनी सुपर रीजनरेशन से भरोसा था। उसने रेन से वादा किया था कि वे धीरे धीरे सिर पर प्रयोग करेंगे। कुछ डरावने टेस्ट्स के बाद केला ने पुष्टि की कि वह लगभग अमर है। अगला हिस्सा था सेल्डरा के निजी सेवक को झूठी जानकारी लीक करना। रेन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसने एक झूठा प्लान लीक किया कि केला युद्ध के दौरान सेला को मारने वाला है जब डीमन किंग हेवन से लड़ाई में व्यस्त होगा। कल्डेरा के सेवक की प्रतिक्रिया को भांपते हुए रेन ने यह भी जोड़ा कि केला की पागल रीजनरेशन को हराने का एकमात्र तरीका उसका सिर काटना है। अब वर्तमान में रेन चिंता में दांत भींच रही थी। ये पागल योजना परफेक्ट तरीके से काम कर गई, लेकिन अगर यंग लॉर्ड फिर भी मर गया तो सब बेकार हो जाएगा। तभी केला की गर्दन का घाव ठीक हुआ और उसके चेहरे पर जीवन की रंगत लौट आई। केला को लगा था कि अब उसका अंत है। शायद उसकी रिकवरी धीमी थी क्योंकि हमला एक माना इम्ब्यूड डैगर से हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है तो अगली योजना की ओर बढ़ना जरूरी था। रेन बस इतनी खुश थी कि उसका मास्टर जिंदा था। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और उसे गले से लगा लिया। अपने दोनों जीवन में ऐसी भावना के आदी न होने के कारण केला शर्म से लाल हो गया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे खुद से दूर धकेलते हुए उसने योजना पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और एक बड़ा फैसला लिया। उसने रेन की सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब वो आजाद थी, सेवक की जिंदगी से मुक्त। इतनी दयालुता ने रेन का दिल छू लिया। अब जब वो बंधन मुक्त थी, केला ने उसे सलाह दी कि वो अपनी पसंद की जिंदगी जिए बिना किसी मजबूरी के। लेकिन केला को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ता देख रेन का दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसे याद आया जब वे बच्चे थे और पहली बार मिले थे। वो छोटा लड़का एक सेवक नहीं, एक दोस्त चाहता था। उसके बाद सालों तक उसने जैसे केला के साथ व्यवहार किया, वो याद कर उसे अफसोस हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने केला से विनती की कि उसे फिर से सेवक बना ले। उसके विरोध के बावजूद वो छिपी हुई सुरंगों से उसके पीछे चलती रही। मुख्य युद्ध के मैदान में जनरल किलमैन अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। घावों से लथपथ, एक आंख गंवा चुका था। डीमन किंग भी बेदाग नहीं था। हेलकल्डून ने एक हाथ खो दिया था और गंभीर चोटें खाई थीं। चारों तरफ से क्राफ्टी हमलों से घिरा हुआ भी वो अकेले खड़ा था। किलमैन ने स्वीकार किया कि वो इस राक्षस के सामने कुछ नहीं है। उसके हिसाब से कोई भी अकेला इंसान इस विनाश को नहीं रोक सकता। इधर उधर देखते हुए हेलकल्डून ने देखा कि इंसानी सेना लगभग खत्म हो चुकी है। स्वाभाविक रूप से उसकी सेना का भी यही हाल था। इसी पल उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा। उसने मान लिया कि वे उसकी मदद के लिए नहीं आने वाले, लेकिन हताशा में डूबने की बजाय उसने खुद को याद दिलाया कि ये लड़ाई शुरू
से उसकी थी। अपनी बची हुई माना से वो सब कुछ तबाह करने वाला है। इस बीच केला और रेन ने अंडरग्राउंड टनल का अंतिम किनारा पार कर लिया था। एक बार बाहर निकलने पर वो डीमन कासल की निगरानी से बाहर होगा, वो सच में आजाद होगा। लेकिन इतनी लगन से चलते हुए केला लगभग एक जाल में गिरने वाला था अगर रेन समय पर ना कूदती। उसने सामने आकर एक मैजिक शील्ड खड़ा किया और मलेवोलेंट स्पेल्स को रोका। रेन ने सही पहचाना था। जैसे ही उसे खून की गंध आई उसने खतरा भांप लिया। हेवन के असैसिन्स ने अपनी छिपी जगह छोड़ दी। उन्होंने इन सुरंगों में इसलिए डेरा डाला था ताकि भागते हुए डीमंस को रोका जा सके। किसी तरह उन्हें ये सीक्रेट एग्जिट भी पता थी। ये असैसिन्स मजाक नहीं कर रहे थे। उनका सिर्फ एक मिशन था, डीमन किंग की रॉयल लाइनेज को खत्म करना। एक सुरक्षित दूरी से वे स्पेल्स बरसाने लगे जिन्हें रेन बमुश्किल अपने कमजोर पड़ते शील्ड से रोक रही थी। यंग लॉर्ड की वफादार सेविका होने के नाते वो उसकी सुरक्षा को अपनी जान से ऊपर मानती थी। केला को याद था कि रेन बस सिंपल डिफेंस मैजिक ही कर सकती है, ऑफेंसिव स्किल्स तो नाम मात्र की थी। उसने अभी उसकी जान 2 बार बचाई थी और अब अपनी जान कुर्बान करने जा रही थी ताकि केला भाग सके। केला ने उसे कंधे से पकड़कर सख्त लहजे में डांटा, अगर वो इतनी बुरी तरह सेवक बनना चाहती है तो कम से कम थोड़ी देर और जिंदा तो रह ले। ये देखकर असैसिन्स ने केला को बेवकूफ कहा क्योंकि उसने अपनी आखिरी उम्मीद खुद फेंक दी। उनके मुताबिक मिडिल क्लास मैजिक केला को मारने के लिए काफी है वो डीमन किंग का सबसे कमजोर वारिस जो है। लेकिन जो उन्होंने नहीं जाना वो सच्चाई थी। केला हमेशा एक डरपोक लड़का था, ताकत थी लेकिन हिम्मत नहीं। अब जब एक नई आत्मा उसके अंदर है तो सब बदल गया है, यानी इंसानों की सारी इंटेल फालतू है। उन्होंने सच में सोचा था कि डीमन किंग का बेटा एक सिंपल लो रैंक स्क्रब है। उन्हें गलत साबित करते हुए केला ने एक असासिन को एक पंच में धराशायी कर दिया। अगला असासिन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा लेकिन केला ने उसे भी खत्म कर दिया। हेवन के मेज असासिन को हराना कोई आसान काम नहीं था। बाकी के क्लोक्ड गैंग घबरा गए। अब मेजेस के पास एक ही रास्ता था, लाइट स्पीयर स्पेल। इस टेक्निक में वे अपनी कमजोर माना को एक साथ एक मजबूत वार में बदल सकते हैं। इसका डाउनसाइड था, अगर स्पेल फेल हुआ तो भयंकर ब्लोबैक होता। इस स्पेल की भयंकरता को महसूस कर रेन ने अपने मास्टर से पीछे हटने की विनती की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही रेन और केला कई लाइट स्पीयर्स से छेद दिए गए। घायल केला कांप उठा, वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड महसूस कर रहा था। रेन भी पेट्रिफाइंग स्पेल की चपेट में आ चुकी थी। उसने फिर से अपने मास्टर से माफी मांगी। बाकी मेजेस पूरी तरह थक चुके थे लेकिन खुश थे कि स्पेल काम कर गया। अपनी तलवारें निकालते हुए वे पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े ताकि काम पूरा किया जा सके। उनमें से एक कमीना इंसान बोला कि उन्हें इस मिशन के लिए इनाम मिलना चाहिए और रिस्ट्रेन सेविका तो खेलने के लिए मजेदार होगी। रेन ने जरा सा भी डर नहीं दिखाया और उन घटिया इंसानों को जोर से फटकारा। ये केला की पहली मुलाकात थी इस दुनिया के इंसानों से। जैसे उसकी पिछली जिंदगी में इंसान अब भी घृणित बुराइयों के काबिल थे। अब उनकी निगाहें डीमन किंग के बेटे पर पड़ी। एक मेज ने अपनी तलवार माना से लपेटी। केला सिर्फ 12 कदम दूर था। आजादी से बेहेडेड होने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा, क्या अब हार मान लेगा? जैसे ही तलवार हवा में लहराई, यंग लॉर्ड को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया है, पूरी तरह थम गया। कुछ आ रहा था या कोई? जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने अपने पिता का अवतार देखा। पहले तो उसे लगा कि डीमन किंग ने युद्ध खत्म कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी आजादी की योजना बर्बाद हो जाएगी। फिर हेलकल्डून ने पूरी गंभीरता के साथ उसे संबोधित करना शुरू किया, एक ऐसा डीमन किंग होने के नाते जिसने अनगिनत युद्ध लड़े हैं और हर संभावना पर उतनी ही बार विचार किया है। उसकी नज़र में सेल्ड्रा एक नादान बच्ची है जिसे अपने बाकी डीमन साथियों के लिए कोई सोच नहीं है। दूसरी तरफ उसमें किंगडम को लीड करने की कोई एम्बिशन भी नहीं है। उलझन और बेचैनी में केला ने अपने पिता से पूछा कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन उसके सवालों को नजरअंदाज करते हुए हेल ने यह कहा कि एक डीमन किंग के पास ये क्षमता होती है कि वो मरने से पहले अपनी माना को अपनी ब्लड लाइन में ट्रांसफर कर दे, भले ही वो बहुत थोड़े समय के लिए हो। हेल को ये समझ आ गया था कि केला ही वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है जो राजगद्दी को संभाल सकता है। जानते हुए कि इससे उसके प्लान गड़बड़ा जाएंगे, केला ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। डीमन किंग पहले ही निर्णय ले चुका था और इस तरह हेलकलो ने अपने शरीर में बची हुई सारी माना को अपने वारिस और बेटे केला को ट्रांसफर कर दी। केला को मजबूरी में ये डार्क ऑर्ब ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पावर अपने शरीर में लेना पड़ा। अपनी आंखों में उदासी लिए हुए हेल ने अपने बेटे से ये इच्छा जाहिर की कि वो अपने पिता की मौत का शोक न मनाए और एक सच्चे डीमन की तरह आगे बढ़े। मुख्य बैटलफील्ड पर डीमन किंग का कटा हुआ सिर जब आखिरकार जीवन का अंतिम स्पंदन छोड़ गया तो कमांडर श्रिल्स चुपचाप खड़ा रह गया और धीरे से बुदबुदाया कि डीमन किंग मर चुका है। जनरल किलमन को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन आखिरकार आखिरी कोशिश कामयाब रही। बाकी के सैनिकों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब सच्चाई पूरी तरह से समझ में आ गई तो उन्होंने जीत की खुशी में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इन ह्यूमंस को क्या पता था कि डीमन किंग का बेटा अभी अपने अंदर राजसी डिमोनिक शक्ति को आत्मसात कर रहा है।
जैसे ही केला डीमन किंग की माना के साथ एक हो गया, वो हल्की लाइट स्पीयर्स जो उसे और रेन को रोक रही थी यूं गायब हो गईं, जैसे कुछ थी ही नहीं। मेजेस ने यंग लॉर्ड की माना में अचानक हुई बढ़ोतरी को महसूस किया और डर गए। केला जोर से हंस पड़ा। असल में सब कुछ अंत में उसके हक में ही हो गया। अब जब हेल मर चुका है और उसने अनंत शक्ति को हासिल कर लिया है तो सब कुछ पूरी तरह से उसकी समझ में आ गया है। मेजेस, जिनकी माना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, अब भागने का रास्ता खोजने लगे। केला के अंदर अब वो एक अंतहीन अंधकार महसूस कर सकता था। हेल ने जो शक्ति उसे दी थी वो इतनी विशाल थी कि उसे पूरी तरह समझना फिलहाल नामुमकिन था। जैसे जैसे मेजेस पीछे हटे, केला ने उनसे कहा कि वो सारी घटिया बातें दोहराएं जो उन्होंने रेन के बारे में कही थी। हाँ, वो खून से डीमन है, लेकिन ह्यूमंस जुबान और हरकतों से ये उपाधि लेना बहुत पसंद करते हैं। अपने पिता की शक्ति के साथ इन कमजोर मेजेस को काबू में करना उसके लिए बच्चों का खेल था। हेल की शक्ति वास्तव में गहरी है, लेकिन केला को महसूस हुआ कि इस शक्ति को इस्तेमाल करने पर उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। लगता है वो अभी इसे ठीक से संभाल नहीं सकता। जब उसने पुष्टि की कि रेन ठीक है तो मास्टर और सर्वेंट इस अभिशप्त जगह से बाहर निकलने लगे। भले ही हेल एक बुरा पिता था, फिर भी केला ने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से ये भाग निकलना संभव हो पाया। जैसे ही डीमन किंग का महल जलने लगा, वो दोनों एक हरे भरे मैदान में चल पड़े। पहली बार केला को सच में आजादी महसूस हुई। अब आगे की संभावनाएं अनंत थीं। वो कहीं भी जा सकता है और जो चाहे बन सकता है। वो वैसा जीवन जी सकता है जैसा वो चाहता है। लेकिन तभी एक अजनबी शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हुई और उसे पूरी तरह से निगल गई। रेन ने तुरंत उस जादू को टेलीपोर्टेशन स्पेल के रूप में पहचाना। जल्दी से केला ने रेन का हाथ पकड़ लिया ताकि वो जहां भी जा रहा हो वो उसके साथ जा सके। रेन ने भी बिना हिचक अपना संकल्प मजबूत किया कि वो उसके साथ हर जगह जाएगी। अब ये जोड़ी एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रही है जहां जादू और नवाचार फल फूल रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं है। जब वे उतरे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्पेल उन्हें कहां ले आई है। रेन को शुरू में लगा कि ये टेलीपोर्टेशन स्पेल उसके मास्टर ने चलाया था, लेकिन उसने इससे साफ इनकार कर दिया। उसे लगता है कि ये एक ऑटोमेटेड स्पेल थी जो एक अलार्म की तरह एक्टिवेट हुई थी। उसके पिता ने शायद इसे इसीलिए सेट किया था कि अगर वो युद्ध में मारा जाए तो ये स्पेल अपने आप चल जाए। न सिर्फ उन्हें किसी अनजान जगह लाया गया था, बल्कि उनके सारे जख्म भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। केला के अनुमान के अनुसार वे 3 दिन तक टेलीपोर्टेशन स्पेस में थे। डीमन किंग ने शायद जानबूझकर समय और हीलिंग मैजिक दोनों सेट किए थे। ये कोई मामूली काम नहीं है। भले ही वो एक बुरा पिता हो, लेकिन हेलकलॉन अपने बच्चों की जान की परवाह करता था। रेन ने सारे पीसेस जोड़ लिए और पुष्टि की कि डीमन किंग सच में मर चुका है। केला ने एक स्मर्क के साथ इस बात पर खुशी मनाई कि उसकी योजना कितनी अच्छी तरह से काम कर गई। अब जब राजगद्दी राख में बदल चुकी है, रेन ने सुझाव दिया कि उसके मास्टर को अगला डीमन किंग बनना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ये वो आखिरी चीज है जो केला करना चाहता है, लेकिन रेन ने उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में आई जबरदस्त बदलाव को देखा है। अब वो उसे डीमन किंग की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी मानती है। उसने ये शपथ ली कि जब तक वो प्रॉपरली गद्दी नहीं संभाल लेता, वो उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करेगी। केला ने हार मानते हुए उसे अपनी मर्जी करने दी। फिलहाल उसके पास मैन पावर की भारी कमी थी। कुछ ही मिनटों के बाद चलते चलते उन्हें पहला संकेत मिला कि वे वास्तव में कहाँ आ गए हैं। वास्तुकला को देखकर लग रहा था कि वे आरसोल के जादुई देश में हैं, जहाँ जादुई प्रतिभाओं को केवल डीमन का नाश करने के लिए पाला जाता है। जादू का केंद्र होने के नाते आरसोल फिलहाल डीमन किंग हेल की हार का जश्न मना रहा था और टुलुआ के प्रकाश की प्रशंसा कर रहा था। ये जोड़ी उलझन में थी कि टेलीपोर्टेशन स्पेल उन्हें दुश्मन की टेरिटरी के बीचों बीच क्यों ले आई। अगर यहाँ उन्हें डीमन के रूप में पहचान लिया गया तो एक भयावह अंत उनका इंतजार करेगा। स्थिति को समझते हुए रेन ने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल कर अपने डिमोनिक फीचर्स को छिपा लिया और अब वो एक आम खूबसूरत लड़की लग रही थी। केला ने भी उसकी नकल की और खुद को एक पंख के रूप में बदला जो डाइड मलेट में था। अरसोल के बारे में कुछ न जानने के कारण उसने रेन से जानकारी लेने को कहा। रेन के मुताबिक अरसोल एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो तलूस की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ये जगह क्रिप्टेड वाटर गोर के आशीर्वाद से समृद्ध है, जो पास ही आराम फरमा रहा होता है। क्रिप्टेड की उपस्थिति ने इस द्वीप पर जादू के प्राकृतिक विकास को संभव बनाया है और यहाँ कई शक्तिशाली मेजेस पैदा हुए हैं। सबसे जरूरी बात, यहाँ के लोग डीमंस के साथ एक लंबे समय से खून खराबे वाले युद्ध में हैं। ये युद्ध टलुआ के बैनर तले लड़ा गया है। केला समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने उसे इस देश में क्यों भेजा होगा। स्वाभाविक रूप से वो इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, लेकिन सही तरीके से भागने के लिए थोड़ी प्लानिंग जरूरी थी। इस दुनिया में अपने बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए मैजिक जरूरी साबित होगी, और मैजिक को सीखने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है जहाँ पूरी दुनिया जादू में ही बसी हो। यहाँ के आम बिल्डिंग्स भी मैजिक पर आधारित हैं, कुछ तो पूरी तरह उसी से चलते हैं। अगर केला यहाँ से सीख सका तो वो अपने गेमिंग नॉलेज को और बेहतर तरीके से लागू कर सकेगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें कुछ खाना होगा। 3 दिन से स्पेस में लटक रहे थे। शुक्र है कि आरसोल में व्यापार जोरों पर है और हर गली नुक्कड़ पर खाने की कार्ट्स हैं। जब उन्होंने वहाँ की प्रसिद्ध मैजिक डिश पेस्ट्रीज ट्राई की तो रेन तो बिल्कुल दीवानी हो गई। एक ही फूड कार्ट काफी था एडिक्शन के लिए। इस तरह लोकी रहने का उनका प्लान धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा, क्योंकि दोनों एक कार्ट से दूसरी कार्ट की ओर भागने लगे। रेन तो एक सूंघने वाले जानवर की तरह सब ट्राई कर रही
रही थी जो भी उसे मजेदार लगा। केला अब सीरियसली सोचने लगा कि उसे सड़क पर ही छोड़ दे। पूरे दिन खाने के बाद उन्होंने एक मैजिक बार खोजा जहां वे आराम कर सकें। बार में लोग डीमन किंग के मारे जाने की खुशी मना रहे थे। इस जश्न का नेतृत्व कर रही थी कमांडर श्रिल्स ऑफ टोल्कन, जो पूरे बार का खर्च उठा रही थीं। बार में मौजूद लोग और सॉल की सबसे महान मेज की तारीफ कर रहे थे। उसी भीड़ में केला और रेन भी शामिल थे। कुछ बियर्स ही काफी थीं दोनों को ह्यूमन के साथ खुशी में झूमने के लिए। केला को अब लगने लगा था कि कभी कभी थोड़ा आराम भी ठीक है, लेकिन तभी कमांडर की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो जोड़ी उसे कुछ खास लगी। कुछ राउंड्स के बाद केला को बार से बाहर निकलकर उल्टी करनी पड़ी। वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। रेन थोड़ी सोबर हुई और उसे ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि लोग डीमन किंग की मौत का जश्न मना रहे हैं। तभी भीड़ का एक सैलाब टाउन स्क्वायर की ओर दौड़ पड़ा। सब एक्साइटेड थे एक नई एस रैंक क्वेस्ट को लेकर जो किसी के लिए भी खुली थी। पिछले डीमन किंग को मारने वाली एस रैंक क्वेस्ट तो अभी खत्म ही हुई थी, फिर भी नई क्वेस्ट पहले ही पोस्ट कर दी गई थी। जिज्ञासु रेन ने अभी भी नशे में लड़खड़ाते केला को खींचकर उस शोर की तरफ ले गई। एक महल की दीवार पर पोस्टर चिपका था, डीमन किंग के बेटे का बाउंटी पोस्टर और उसके सिर के बदले एक भारी इनाम। ऐसा लग रहा था कि ह्यूमंस इस बार राजसी ब्लड लाइन को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। केला लगभग नशे में अपनी पहचान उजागर करने ही वाला था अगर रैन उसे समय रहते न रोकती। ज्यादातर लोगों को लगता है कि केला डीमन किंग की संतान में सबसे कमजोर है। इसका मतलब ये हुआ कि वे एक बी रैंक डिफिकल्टी क्वेस्ट को पूरा कर एस रैंक के नाम पा सकते हैं। हर हंटर इस कॉन्टिनेंट पर खुशी मना रहा होगा। भीड़ की घटिया बातें सुनकर केला का नशा उतर गया। उसे अब सेफ प्ले करनी होगी और इसका मतलब है लो प्रोफाइल में रहना। टाउन स्क्वायर छोड़ते वक्त रेन ने पूछा कि उसे अब पब्लिक में क्या कहकर पुकारना चाहिए, क्योंकि असली नाम से तो नहीं चला जा सकता। थोड़ी सोच के बाद उसने कहा कि उसे च्यू बुलाए। इस नाम में कोई भव्यता न पाकर रेन थोड़ी निराश हुई। खैर, अब हर किसी के सामने एस रैंक बाउंटी पोस्ट हो चुकी है और ये बहुत बुरी खबर है। च्यू अब अरसोल में एक पल भी रुकने का ख्याल छोड़ चुका है। कमांडर श्रिल्स, जो अभी भी शराब के नशे में थी, ने उनकी बातचीत सुन ली और बीच में टपक पड़ी। वो उसे भले न जानता हो, लेकिन उसकी ऑरा से केला को समझ आ गया कि ये महिला एक गंभीर खतरा है। बार में लोग उसे अरसोल की आशा कहकर बुला रहे थे। उसने डीमन किंग के बेटे को नीचा दिखाया और केला को अपनी प्रतिक्रिया निगलनी पड़ी और उसी ट्रैश टॉक में मिला देनी पड़ी। अगर वो महिला उन्हें पकड़ लेती तो ये सबसे बुरा सिनेरियो होता। वो दोनों को गौर से देखते हुए कमांडर ने उन्हें कंधे से पकड़कर खींच लिया। तब उसने सीधे उनसे पूछ लिया कि क्या उस डीमन किंग हरामी का बेटा किसी तरह की परेशानी पैदा कर सकता है। टेवन के अंदर उसे कुछ अजीब लगा। इन दोनों की गंध बाकियों से थोड़ी अलग थी। जैसे ही मास्टर और सर्वेंट घबरा गए कि कहीं इनकी चाल समझ तो नहीं ली गई, कमांडर ने एक और चाल चल दी। उसने उन्हें इसलिए अलग नहीं किया था कि वो कुछ छिपा रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसे यात्रियों की तरह महक रहे थे जिन्होंने काफी वक्त से नहाया नहीं था। एक अच्छे समारितन की तरह उसने उन्हें अपने घर बुलाया, साफ सुथरा होने और कुछ और ड्रिंक्स लेने के लिए। केला और रेन ने एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखा और शक पैदा न हो, इसलिए उन्होंने स्टिफली उस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया और इस तरह वे आर्सल्स होप के घर पहुंचे, जहां उन्हें जबरन रुकना पड़ा। केला को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वो खूबसूरत रेडहेड वाकई में उन्हें एक गर्म और आरामदायक हॉट स्प्रिंग्स बाथ दे रही थी ताकि वो अच्छे से साफ हो सके। उसने एक प्याली चाय और कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स भी दिए। उनके अजीब स्वाद से केला को अंदाजा हुआ कि ये स्नैक्स भी शायद मैजिक से बनाए गए थे। जहां तक उसे याद है, उसने हमेशा चाहा था कि वो फैंटेसी और गेम्स की दुनिया में रहे। इस नई दुनिया में आने के बाद पहली बार च्यू को लगा कि वो अपना सपना जी रहा है। वो टिप्सी है, पेट भरा है, साफ सुथरा है और उसके पास डीमन किंग की ताकत है। ये इसे काई तो बुरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रेन दूसरे बाथ में बैठे कांप रही थी, डर में कि कहीं उसकी डीमन वाली पहचान सामने ना आ जाए। उसके पास बैठी थी कमांडर श्रिल्स, जो अपने बड़े बाथटब पर बहुत गर्व करती थी। उसने मजाक में कहा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? कोई सोच सकता है कि तुम डीमन हो। रेन ने ऑकवर्ड हंसी में बात टालने की कोशिश की। उसे रिलैक्स करने में मदद करने के लिए कमांडर की उंगलियां घूमी और उसके हाथ से एक सुगंधित खुशबू निकली। रेन ने तुरंत होली एलिमेंट की एसेंस को सूंघ लिया, जो कि डीमंस के लिए सबसे बुरी खुशबू है। ये न केवल उन्हें बदबूदार लगती है, बल्कि उनकी डेमोनिक माना भी ड्रेन कर देती है। अगर रेन कुछ सेकंड और इस बात में रहती तो उसका डिस्गाइज स्पेल टूट जाता। वो अपने मास्टर को बुलाना चाहती थी, लेकिन केला तो चाय पीने और बात एंजॉय करने में मग्न था। असामान्य रूप से कमांडर ने उस अजनबी से अपनी परेशानियां साझा की, जिसे उसने अभी अभी ही तो जाना था। श्रिल्स को लगा था कि डीमन किंग के मरने के बाद उसकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। रेन ने नाक ढक ली और बस होली एसेंस की बदबू से दूर जाना चाहती थी। श्रिल्स ने इसकी परवाह न करते हुए अपनी कहानी जारी रखी। वो बचपन से ही अल्टीमेट मेज बनने के लिए डिजाइन और ट्रेन की गई थी। आखिरकार रेन ने उसकी नॉन स्टॉप ट्रॉमा डंप को रोकते हुए बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है और भाग निकली। श्रिल्स टब के किनारे पर झुकी, एक अजीब मुस्कान के साथ। उसकी एसेट्स ग्लिमर कर रही थीं और चेहरा फ्लश्ड था। रेन जल्दी से तैयार हुई और मैंशन के हॉल में अपने मास्टर से मिली। केला पहले कभी इतना रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आराम का समय नहीं था। रेन का डिस्गाइज स्पेल लगभग टूट चुका था और उसे
पक्का यकीन था कि कमांडर को शक हो गया है। होली सेंट एक इंट्रिकेट स्पेल है जिसे केवल एक एडवांस्ड मेज ही कर सकता है। केला को तो बस इतना सोच रहा था कि क्या वो एक छोटा सा और बात ले सकता है निकलने से पहले। रेन की घबराहट को महसूस करते हुए कमांडर ने अपना बाथटब ढक दिया और पूछा कि क्या उनके गेस्ट्स दूसरी बार उसके साथ बात नहीं करना चाहते। रेन ने ऑकवर्ड तरीके से उसकी इंटेंस ग्लेयर से बचने की कोशिश की। श्रिल्स ने एक मैना ऑर्ब समन किया और वादा किया कि वो अपने मेहमानों के लिए फिर से कुछ मैजिकल फूड और ड्रिंक्स बनाएगी। फूड मैजिक को लेकर क्यूरियस यंग मास्टर आसानी से दोबारा कन्विंस हो गया उस फाइस्टी कमांडर के साथ रहने के लिए। उन्हें पता नहीं था लेकिन मैंशन के बाहर एक पैक ऑफ मेजेस इकट्ठा हो रहा था। उन्हें डीमंस की प्रेजेंस की जानकारी मिली थी। सूत्रों के अनुसार ये सिर्फ कोई डीमन नहीं बल्कि डीमन किंग का बच्चा है। ये एक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था बड़ा नाम कमाने का। लिविंग रूम में श्रिल्स अपने होली वाटर ड्रिंक की तारीफ कर रही थी। दोनों डिस्गाइज डीमन गेस्ट्स को उसे बिना ग्रिमिस किए पीना पड़ा, हालांकि उससे उन्हें इंटेंस जलन महसूस हुई। श्रिल्स एक चार लॉम लुक के साथ फिर उसी बात पर लौटी जो वो रेन से बाथटब में कह रही थी, उसकी पेनफुल जिंदगी। वो टॉकिंग स्क्वाड में शामिल हुई थी और डीमन किंग को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रेन की थी। उसके पास अपने परिश्रम को साबित करने के लिए काफी स्कार्स थे, लेकिन वो शायद इन्हें मैजिक से छुपा लेती थी क्योंकि रेन ने पहले ये नहीं देखे। सच में उसकी एक आंख नहीं थी और उसके चेहरे के दाईं ओर एक भयानक स्कार था जो उसकी आंख निकाल दिए जाने का निशान था। कमांडर अपनी इम्परफेक्शंस को मैजिक से छुपाने की आदत डाल चुकी थी क्योंकि उन्हें देखकर उसे अपने पास्ट का दर्द याद आता था। एक चाइल्ड सोल्जर के रूप में उसे और उसके जैसे बाकी बच्चों को डीमन किंग से नफरत करना सिखाया गया था। उनका स्क्वाड केवल हेल्कलडुन को हटाने के मकसद से बना था। वे हर दर्द सहना सीखते थे मिशन के लिए। धीरे धीरे वो उस ऑर्डर की आइडियोलॉजी में ढल गई। जब तक उसे होश आया उसका पूरा जीवन एक ही लक्ष्य में समर्पित हो चुका था और बदले में उसे सिर्फ ये स्कार्स मिले। कुतूहलवश वो केला के पास गई, उसके ऊपर चढ़ी और उसका शर्ट उठाया ये देखने के लिए कि क्या उसके भी स्कार्स हैं। उसकी साफ और बेदाग त्वचा को देखकर और उसे छूते ही श्रिल्स की आंखों में पागलपन सा आ गया। रेन के दिमाग में अलार्म बजने लगे और केला के भी। श्रिल्स का स्पर्श सिर्फ अनपेक्षित नहीं था बल्कि वो केला के डिस्गाइज को भी पिघला रहा था। आखिरकार उसने केला के कान में फुसफुसाकर पूछा, क्या वो एक गंदा डीमन है? अब ये साफ था कि इस औरत को शुरू से सब पता था। अचानक श्रिल्स की फायरप्लेस से चूहे निकलने लगे। ये चूहे तुरंत भून दिए गए उन अनवांटेड विजिटर्स द्वारा आर्सेल के मेजेस। लगता था कि कमांडर ने उन्हें फंसाने के लिए ही अपने घर बुलाया था। हैरानी की बात यह थी कि मेजेस ने केला और रेन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे तो श्रिल्स की आंख के स्कार पर फोकस कर रहे थे। उनका दावा था कि हेवेंस मैसेज से उन्हें पता चला कि आर्सेल की होप अपनी असली पहचान छिपा रही है। श्रिल्स ऑफ टॉकिंग एक डीमन है जिसने एरोल को इन्फिल्ट्रेट किया। डीमन कहे जाने पर भी श्रिल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। केला तो अब सब ट्विस्ट्स में उलझ चुका था। ये मेजेस उसे नहीं बल्कि उस हीरो को पकड़ने आए हैं जिसने डीमन किंग को मारा था। अब जब उसके पास अपनी पहचान छिपाने की कोई वजह नहीं थी, श्रिल्स ने डार्क मैजिक से अपना सेप्टर समन कर लिया। उसने खुद ही कबूल किया कि अपनी पहचान की खबर फैलाने वाली भी वही थी। अब जबकि उसने खुद को डीमन घोषित कर ही दिया, मेजेस ने अपनी सबसे ताकतवर स्पेल्स एक साथ छोड़ दी। वो एक डीमन हो सकती है लेकिन वो टोल्किन की सबसे इलीट मेज भी है। आर्सेल के दर्जन भर थर्ड रेट मेजेस कभी भी एक श्रिल्स का सामना नहीं कर सकते। रेन ने डर के मारे अपने मास्टर से वहां से हटने की गुहार की, कहीं वो लोग भी जादू की चपेट में न आ जाएं। लेकिन तब तक लिविंग रूम में डार्क एक्सप्लोजन हो गया, माना कि बहुत घनी परतें एक साथ फटी। जब काला धुआं हटा तो मास्टर और सर्वेंट सरप्राइजिंगली अनस्केथ्ड थे। श्रिल्स ने वो सारे विनाशकारी स्पेल्स बिना पसीना बहाए ही रोक दिए थे। तावान की ये एनिग्मेटिक कमांडर उनकी रक्षा कर चुकी थी। श्रिल्स को शुरू से पता था कि वो दोनों डीमंस हैं, वो उसकी नाक से नहीं बच सकते। दोनों को शांत करने के लिए उसने अपना सही परिचय दिया, श्रिलिस कल्दून, डीमन किंग हेलकाउंट की बेटी। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने पर यंग मास्टर और सर्वेंट चुप हो गए। समय बचाने के लिए श्रिल्स ने एक छोटा माना स्पेक समन किया और मेमोरी ट्रांसफर मैजिक से सब कुछ दिखाने लगी। अचानक डुओ की आंखों के सामने एक पुराना दृश्य छा गया जिसमें डीमन किंग और उसका एक विश्वास पात्र एड था। ये वो दिन था जब उन्होंने एक ऐसा डीमन बनाया जो अपने सींग और डिमोनिक पावर छुपा सकता था। उस दिन यंग श्रिल्स को डीमन किंग ने कहा था कि उसका खून उसकी रगों में दौड़ता है और वो उसकी बेटी बनेगी। उसके जन्म से ही वो एक गुप्त जगह पर एक एक्सपेरिमेंट बनकर पल रही थी। हर दिन वो विशेष डीमंस की निगरानी में यातनाएं सहती थी। आखिरकार सारे बच्चे मर गए और सिर्फ वो बची। उसे लगा था कि जल्द ही वो भी मर जाएगी, लेकिन फिर डीमन किंग ने उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया। उसका दिल गर्व से भर गया और उसने कसम खाई कि वो अपने लॉर्ड फादर की सेवा करेगी। उसी दिन उसे नाम मिला श्रिलिस कल्दून और साथ में मिला एक मिशन, हेवन में घुसपैठ करके वहां की जानकारी निकालना। उसने एक्ट किया जैसे कोई घायल बच्ची आर्सेल के पास आ गई हो। मेजेस ने उसे डीमंस का शिकार मानकर मदद की और उसका इलाज किया। वहीं से शुरू हुआ डीमन किंग के स्पाई का नया जीवन। वो आर्सेल की मेज बनी और फिर तुलवा तक पहुंच गई। 15 साल की इन्फिल्ट्रेशन के बाद वो अपने पिता से फिर बैटलफील्ड पर मिली। उसे गले लगाकर रोना था लेकिन वो नहीं कर सकती थी। उसे सब्र करना था जब तक जनरल किलमैन जिंदा है। उसने अपने मैजिक से टॉकिंग स्क्वाड के लोगों को एक एक कर खत्म किया। जनरल किलमैन के मरने के बाद ही वो अपने राजा पिता के पास लौटने की सोच सकती थी, पर सब कुछ वैसा नहीं हुआ।
डीमन किंग और जनरल किलमैन दोनों ने एक दूसरे की ताकत की तारीफ की। जनरल ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला, स्पीयर ऑफ हेवेंस मार्टर्स। डीमन किंग ने जवाब में फ्लेम्स ऑफ हेल मैग्ना लेक्सिर बुलाया। दोनों की अल्टीमेट ताकतें भिड़ी। श्रिल्स को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। 15 साल बाद पहली बार उसने उसे बेटी कहकर बुलाया और उसे आखिरी आदेश दिया, नेक्स्ट डीमन किंग की ऐसे सेवा करना जैसे मेरी की थी। हेवन और हेल की टक्कर में सब कुछ नष्ट हो गया। जब धुआं छंटा, डीमन किंग का सिर कटा हुआ पड़ा था, बिल्कुल लाइफलेस। श्रिल्स अपने जज्बात रोक नहीं पाई। बैकअप आया, बैटलफील्ड साफ हुआ और श्रिल्स को टुलुआ लौटकर फिर से अपना जासूसी किरदार निभाना पड़ा। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम इंसान के खोने का शोक मना रही थी, पूरे महाद्वीप के लोग दिल खोलकर जश्न मना रहे थे। सदियों में पहली बार इंसानों ने जीत दर्ज की थी। उसी पल श्रिल्स ने फैसला लिया कि वो रिटायर होकर आरसोल में बस जाएगी, एक ऐसी जगह जिसे वो अपना दूसरा घर मानती है। वो एक नई शुरुआत चाहती थी, एक क्लीन स्लेट। आरसोल उसका होम बेस बनेगा, जहां से वो अपने पिता की मौत का बदला लेने की योजना बनाएगी। उसका प्लान शुरू होता है मैजिक के देश को नक्शे से मिटा देने से। रेन परेशान था और केला के पेट में अजीब सी हलचल थी। उसने सोचा था कि अब वो अपने पागल भाई बहनों से बच चुका है, लेकिन वो गलत था। भले ही वे पूरी तरह से खून के रिश्ते में नहीं है, एक और सिबलिंग, मतलब एक और सिरदर्द। केला को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए श्रील्स ने कहा कि वो उन्हें मजबूर नहीं करेगी साथ चलने को, लेकिन अरसोल को वो डिमॉनकिन के लिए एक खतरा मानती है। जितनी देर तक मैजिक का सेंटर फलता फूलता रहेगा, उतनी ही जल्दी उसका भाई डीमन काइंड की आखिरी उम्मीद केला कलाल्दुन मारा जाएगा। उसकी बातों में दम था। गेम में भी च्यू को याद था कि युद्धों में माजियों की क्या अहमियत होती है। अगर अरसोल को यूं ही छोड़ दिया गया तो वो सिर काटने के लिए अपनी आर्केन ताकत और तेज करेगा। जब बात माजियों की हो रही थी, तभी पहले रेस्पॉन्ड करने वाले घबरा गए थे। उन्हें डर था कि विस्फोट से ध्यान खिंचेगा और कोई और उनके डिस्कवरी का क्रेडिट ले लेगा, तो उन्होंने एक निर्णायक अटैक के लिए अपनी सारी माना इकट्ठा की, एक किल शॉट के लिए। सोचिए, ये टेढ़े माजिद शायद ये मानते हैं कि श्रिल्स के पीछे खड़े दोनों युवक सामान्य इंसान हैं, फिर भी उन्होंने हमला कर दिया बिना किसी कोलैटरल डैमेज की परवाह किए। गुस्से में केला ने अपनी डिस्गाइज हटा दी, अपने सींग और दांत दिखाते हुए कहा कि अब वो कुछ सेल्फ डिफेंस करने वाला है। उसके अंदर से आ रही प्योर एनर्जी को महसूस कर श्रिल्स की आंखें हैरानी में फैल गईं। इसमें कोई शक नहीं था, वो अपने पिता की ताकत को इस लड़के के अंदर महसूस कर सकती थी। उसी रात इन सिबलिंग्स ने इंसानों की दुनिया में मैजिक के सेंटर के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध छेड़ दिया। रेन की अनट्रेंड नजर में ये शायद एक तरफा कत्लेआम लग रहा था। श्रिल्स आरसोल को अपना घर मानती थी, तो उसे वहां का नक्शा अपनी हथेली की तरह याद था। उसने गवर्नमेंट की मुख्य इमारतों और मैजिक अकेडमी को जलाकर तबाह करने से शुरुआत की। केला ने अपने पिता से मिली डीमन किंग की माना का इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी बहन की एफिशिएंसी को मैच कर सके। साथ मिलकर उन्होंने उन लोगों को सबक सिखाया जो उत्सव में मदहोश थे। केला ने बगैर झिझके इंसानों का मांस चीर डाला। बेहतरीन टीम वर्क के साथ इन दोनों सिबलिंग्स ने मैजिक नेशन आरसोल को घुटनों पर ला दिया। पूरी जगह जो आर्केन पर टिकी थी, रात भर जलती रही। इंसानी मांस की जलती हुई गंध हवाओं में घुल गई। कुछ बचे हुए माजियों ने डीमंस को कोसा, लेकिन श्रिल्स खुद यही बात इन इंसानों से कह सकती थी, ये बस बदला है जो डीमन रेल्म के साथ हुआ उसका। आरसोल तो बस शुरुआत है। श्रिल्स की नजर अब टॉकिंग स्क्वाड और टुलुआ के महान साम्राज्य पर है। वो अब सब कुछ खत्म करना चाहती है। ऐसा मिशन नामुमकिन लगता है, लेकिन अरसोल को तबाह करने के बाद केला ने खुद को बहन से अलग किया। जाने से पहले श्रील्स ने उससे कहा कि वो उस इंसान को पहचानती है जिसकी पहचान केला इस्तेमाल कर रहा है, और वो उसके असली रूप से जुड़ा है। अब जब वो जानती ही है तो छुपाने का क्या फायदा। जब केला ने सच्चाई मानी, श्रील्स चौंक गई। सच कहें तो वो बस एक एजुकेटेड गैस लगा रही थी। फिर उसने बताया कि वो पारंपरिक मायनों में डीमन किंग की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक म्यूटेंट है जो ब्लड ऑरा से बनाई गई है। इसलिए वो केला के रॉयल ब्लड को पूरी तरह स्वीकार करती है। हो सकता है उसकी शक्ल से ये पता न चले, लेकिन श्रील्स असल में केला के पैदा होने के बाद बनाई गई थी, यानी वो केला की छोटी बहन है। ये सुनकर केला हक्का बक्का रह गया। मानते हुए कि केला भी अपने पिता का बदला लेना चाहता है, श्रील्स ने उसे मिशन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया, लेकिन उसे नहीं पता कि बदले की भावना तो केला के दिल से कोसों दूर है। वो तो घर से भाग निकला था। अपने भाई के चेहरे पर अनीज देखकर श्रील्स ने उसे याद दिलाया कि वो राजा की आखिरी औलाद है। डर के मारे रेन ने केला को फुसफुसा कर सुझाव दिया कि इस पागल बहन का निमंत्रण स्वीकार कर लो। इस समय केला को भी लगने लगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए उसने हाँ कर दी। ये सुनकर श्रिल्स खुश हो गई और आगे के मिशन की तरफ बढ़ चली, लेकिन केला मन ही मन सोच रहा था कि वो इस म्यूटेंट बहन से अरसोल का सारा मैजिक नॉलेज खींच लेगा। बदले का बहाना समय निकालने के लिए एकदम परफेक्ट है। उन्हें ये पता नहीं कि एक मेज हमला झेलकर जिंदा बचा है और टुलुआ की ओर बढ़ रहा है। राजधानी को जैसे ही उसका संदेश मिला, खबर टुलुआ के लालची राजा के कानों तक जा पहुंची। श्रिल्स
एक अंडरकवर डीमन है और आर्सोल की तबाही में प्रिंस कैलन उसका साथी था। यह खबर सुनकर राजा हिल गया। डीमन किंग की संतान को मिस करना और अर्सोल का नाश तो बुरा था ही, लेकिन अब प्रिंस का एक ट्रेटरस मगर शक्तिशाली कमांडर से मिल जाना हालात और भी खराब कर रहा था। राजा को चिंता थी कि अगर ये खबर फैल गई तो उसकी क्राउन की बेइज्जती हो जाएगी। उसने स्टेक नाइफ हाथ में लेकर आदेश दिया कि कैलाकलान और श्रिल्स को खत्म कर दो, इससे पहले कि ताज का मजाक बने। उसके एडवाइजर हेडन ने अपनी जान की कसम खाई कि वो ये काम करके रहेगा। राजा के सिंहासन कक्ष में डीमन किंग का कटा हुआ सिर टंगा है, डोमिनेंस का प्रदर्शन, लेकिन मरने के बाद भी हेलकलदूम टुलुआ के लिए एक कांटा बना हुआ है। हेडन ने जनरल किलियन और उसकी टीम को इस जरूरी मिशन के लिए बुलाया। अगर आप किंगडम के किसी भी इंसान से पूछें कि सबसे बेहतरीन नाइट कौन है तो एक ही नाम मिलेगा, किलियन। शायद वही इस मुश्किल मिशन को अंजाम दे सकता है। पहाड़ों के बीच एक जख्मी योद्धा किलियन अपने भाई किलमन की मौत की खबर सुनकर क्रोधित हो गया। रिपोर्ट के अनुसार किलमन ने डीमन किंग के खिलाफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन किया था, लेकिन किलियन को फर्क नहीं पड़ता, उसके भाई की जान एक डीमन ने ली। किंगडम का मैसेंजर इसी दर्द का फायदा उठाकर उसे केला कैलालदून का शिकार करने के लिए तैयार करता है। किंगडम की उसे परवाह नहीं, वो तो बस हर डीमन को खत्म करना चाहता है और शुरुआत करेगा डीमन किंग की ब्लड लाइन से। किलियन का ठंडा संकल्प केला कैलालदून के वध की घोषणा करता है। दृश्य बदलता है। डीमन किंग का बेटा हैरान है उस भारी मांस के टुकड़े को देखकर जो उसके सामने रखा गया है। मम्मी साल्स की भूख कमाल की है, यहाँ तक कि केला का नौकर भी हैरान है कि वो इतना खा कैसे सकती है बिना मोटी हुए। लड़कियां तो जान दे दें इस तरह की बॉडी के लिए। रेन के पास तो एक थ्योरी है, तेज खाओ तेज बाहर निकालो, कोई वजन नहीं बढ़ेगा, जैसे उसे किसी विजर्ड की एनलाइटनमेंट मिल गई हो। रेन मांस चबा रही है जबकि केला सोच रहा है कि श्रिल्स किस पक्ष में है। कम से कम वो उसके उन सिबलिंग्स जैसी नहीं जो हर मुलाकात में उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं। उसे डर था कि कहीं श्रिल्स को नफरत न हो उससे, इसलिए वो पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? आखिर मैं असली औलाद हूँ, तुम नहीं। श्रिल्स गुस्से में कहती है कि हाँ, वो उसे मार देना चाहती है, लेकिन सिर्फ ये सोचकर जैसे कोई टिपिकल डीमन करता है, मगर क्योंकि उसमें उसके पिता का खून है वो उससे नफरत नहीं कर सकती। अब तो उसका एकमात्र मकसद है केला की हिफाजत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। केला के पुराने सिबलिंग से अलग ये औरत उसका बचाव करना चाहती है। वह अपनी जान भी दांव पर लगाने का वादा करती है ताकि केला को कुछ न हो। इतनी इमोशनल बातें सुनकर केला ब्लश कर जाता है और इनकी आंखों के सामने उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड छीना जा रहा है। जल्दी से वो केला को अपना मांस देती है। और नहीं, मैं उस वे में नहीं कह रहा, लेकिन मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन कुछ और ही सोचेगा। रेन भी अपनी वफादारी दिखाती है। वो वादा करती है कि केला की हिफाजत करेगी जब तक वो जिंदा है। लेकिन घबराने के बजाय ब्रो थोड़ा परेशान और चिंतित होता है। अभी के लिए ग्रुप को शक है कि आर्सल की स्थिति की खबर जल्द ही हर बड़े देश तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत सारे डीमन हंटर्स उनके खतरे को खत्म करने के लिए निकल पड़ेंगे, यानी यहाँ रुकना उनके लिए मौत का मैदान बन जाएगा। इसलिए रेड हेड मेज चाहती है कि वे एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन केला इसके खिलाफ तर्क देता है। कहता है कि ये जगह कम से कम रात में सोने के लिए तो परफेक्ट है, बस थोड़ी सी मेहनत से वे इस जगह को एक इम्पेनेट्रेबल सीक्रेट फोर्ट्रेस में बदल सकते हैं, जहाँ से वे अपनी जमीन पर खड़े रह सकें। और फिर श्रिल्स की मदद से उन्होंने काम शुरू किया। उनका पहला इनिशिएटिव था टेरेन को बदलना ताकि वे सीक्रेट फोर्ट्रेस बना सकें। फिर उनके आराम के समय में केला ने उन चीजों की समीक्षा की जो उसने लड़ाइयों से सीखी थी। उसे याद आया कि उसने बहुत सारा माना खर्च किया था। मेडिटेटिव केला ये समझता है कि एनर्जी खर्च करने के बाद उसे जितना हो सके आराम करना चाहिए। यही उसके पिता के साथ भी होता था। बैटल के बाद उन्हें भी भरपूर आराम की जरूरत होती थी। अब बात करें श्रिल्स की, उसने तो केला से भी ज्यादा माना खर्च किया, इसलिए उसके रेस्ट पीरियड्स उससे भी ज्यादा लंबे हैं। अंततः समय के साथ वे रिकवर करने में सक्षम हुए और सीक्रेट फोर्ट्रेस की मदद से खुद को प्रोटेक्ट किया। अगले सीन में हम दुश्मनों के पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। टोल्किन का सेकंड स्क्वाड है टोल्किन ऑफ वाइट। ये स्क्वाड बोस्ट करता है कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल नाइट किलियन को। किंग बहुत खुश है कि सबसे बेहतरीन वॉरियर्स इकट्ठा हो गए हैं बाकी बचे डीमंस को मारने के लिए। वो बस उनके अराइवल को विटनेस करने के लिए एक्साइटेड है। ये स्क्वाड अब तक का सबसे ताकतवर है, बट किलियन बिल्कुल इंडिफरेंट है। अपने छोटे ट्रेनिंग पीरियड में वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसका फ्रेंड मानता है कि जनरल किलमन बहुत खुश होते अगर वो किलियन की प्रोग्रेस देख पाते, अगर वो अब तक जिंदा होते। डीड को फिर एक तमाचा पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से एक डेलिकेट मैटर पर बात कर बैठता है। ऑड्रिया हमेशा की तरह सेम है। किलियन का एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या उन्हें वाकई में किंग के ऑर्डर्स मानने चाहिए। आखिरकार उनकी नाराजगी तो तब भी नहीं मिटी जब उन्होंने कैलकलदुन को मार गिराया। डीमन किंग के बेटे होने के नाते किलियन काला से माफी मांगता है और कहता है कि उसे पहले कर्ली को कुछ दिखाना है। पैलेस में किलियन फेस टू फेस आता है हेवेंस किंगडम के बेहेडेड ट्रॉफी पीस के साथ।
साथ। डीमन किंग की मौत के बाद भी किलियन अपने भाई की मौत से उतना ही पिस्ड है। उसके बाकी टीममेट्स अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कर्ली टीम कैप्टन को कंफर्म करती है कि उनका ट्रैकिंग स्पेल सिर्फ हेड पीस से भी काम करेगा। ग्रेट व्हाइट मेज अपना स्पेल प्रिपेयर करती है, रीजनिंग की ब्लड स्टेन्स ही काफी होंगे उस ब्लड लाइन को ट्रैक करने के लिए। किलियन डीमन किंग के हेड पीस से कोल्डली कहता है कि वो उसकी बाकी प्रजाति को स्लॉटर करने में खुद मजा लेगा और वो चाहता है कि हेलकल्डुन ये सब देखे। अगली सुबह श्रिल्स अपने ऑर्डर्स को लेकर सख्त है। वो चाहती है कि सभी काम पर लग जाएं क्योंकि उसे लगता है कि टोल्कन का सबसे ताकतवर स्क्वाड जल्द ही पहुंचने वाला है। रेन तक को उनके बारे में नहीं पता। रेड हेड मेज समझाती है कि टुलुआ में कोई भी सच में ये नहीं मानता था कि फर्स्ट स्क्वाड डीमन किंग को अपने दम पर हरा पाएगी। वो तो बस एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह भेजे गए थे। असल स्क्वाड है व्हाइट स्क्वाड, जो सिर्फ सबसे बेहतरीन वॉरियर्स से बनी है। बेसिकली डीमन किलिंग मशीन्स हैं ये लोग। टोल्कन ऑफ व्हाइट को लीड करता है किलियन लेट जनरल का छोटा भाई। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि किलमन जिसने डीमन किंग को हराया वो किलियन से भी कमजोर था। सच ये बात मानना नहीं चाहता, लेकिन सच यही है कि टोल्कन ऑफ व्हाइट किलमन के स्क्वाड से कहीं ज्यादा केपेबल है। केला को चिंता होती है जबकि रेन विजिबली नर्वस है। उसे नहीं पता कि वे तलवा के खिलाफ कैसे टिक पाएंगे। इस पर श्रिल्स एक्सप्लेन करती है कि टोल्कन ऑफ व्हाइट को आइसोलेशन में ट्रेन किया गया था। इसका मतलब है कि उनके एक साथ आने और लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक उन्हें तलवा को जल्दी से निपटाना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुलुआ आर्सल से कहीं बड़ा है। केला भी समझता है कि इस बार किस्मत काम नहीं आएगी। अगर किस्मत काम नहीं आएगी तो कुछ करना पड़ेगा। वो आर्ग्यू करता है कि उसका बाउंटी क्वेस्ट पहले से ही चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि टोल्कन ऑफ व्हाइट पहले ही इकट्ठा हो चुके हों। और वो बिल्कुल सही सोच रहा है, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा। केला एक्सप्लेन करता है कि उन तीनों का अकेले टुलुआ पर हमला करना बेवकूफी होगी। उन्हें बैकअप चाहिए। अभी के लिए उन्हें मैन पावर बिल्ड करनी चाहिए, अपना बेस बनाना चाहिए और फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। रेन को ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। केला आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर उनके पास एक पूरी आर्मी होगी तो वो कॉन्टिनेंट की टफेस्ट स्क्वाड को भी हैंडल कर सकते हैं। टॉप एट ऑफ उनका बेस भी नहीं गिरेगा, भले ही तालावा के सोल्जर्स उन पर हमला करें। केला सबसे पावरफुल डंजन बनाना चाहता है। उसका प्लान रेन को स्टम्प कर देता है। असल में पॉइंट ही नहीं है ऐसी लड़ाइयां लड़ने का जो वे जीत ही न सकें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वही होगा जो उनके पिता के साथ हुआ। सही अप्रोच है टोल्कन ऑफ व्हाइट के खिलाफ सबसे मजबूत डंजन बनाना और उसे बेस बनाकर टुलुआ के खिलाफ जंग छेड़ना। ये इतना इम्प्रेसिव है कि श्रिल्स को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो केला की स्ट्रैटेजी की एडमायरर बन जाती है। इस बीच हमारा बॉय खुश है कि उसने हीट ऑफ द मोमेंट में एक छोटा सा प्लान जोड़ लिया। आरी थ्रिल्ड है कि वो मैन पावर को बिल्ड करने वाली है क्योंकि उसके पास कनेक्शंस हैं। रेन और श्रिल्स ऑडली एक्साइटेड हैं वॉर के लिए, जो कि ऑपोजिट है जैसा उन्हें रिएक्ट करना चाहिए था। केला थोड़ा सरप्राइज्ड है कि दोनों लड़कियों को उसका आइडिया इतना पसंद आया। फिलहाल यही बेस्ट तरीका है टाइम को स्टॉल करने का। केला अपना खुद का वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। वो मैप जो वो रियल लाइफ में कभी नहीं बना पाया अब इस दुनिया में बना सकता है, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो वो हमेशा चाहता था। रेड हेड मेज की ओर मुड़ते हुए वो पूछता है कि क्या उसे कुछ ट्रस्टवर्दी डीमंस का पता है। फॉर्चुनेटली उसके पास ऐसे कई कॉन्टैक्ट्स हैं। केला एक्सप्लेन करता है कि उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे जियोग्राफिकल लोकेशन की डीप जानकारी हो। श्रिल्स समझ जाती है ऐसा एक डीमन है जिसे वे जानते हैं। उनका अगला डेस्टिनेशन है उस मिस्ट्री पर्सन से मिलना। जर्नी के दौरान केला को श्रिल्स के जरिए आर्सल की मैजिक सिखाई जाती है और वो इस दुनिया के बारे में और जानता है, लेकिन वो मैजिक काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं कि थोड़े समय में सीख ली जाए। लकीली डीमन किंग के ब्लड की वजह से उसकी अडेप्टिव एबिलिटीज बढ़ गई हैं और वो श्रिल्स के स्पेल्स को फास्ट रिक्रिएट कर पा रहा है। केला खुश है कि वो तेजी से सीख रहा है और हर इम्प्रूवमेंट के साथ वो अपने गोल्स के और पास पहुंच रहा है। 4 दिन पल भर में बीत जाते हैं और उनकी जर्नी अपने डेस्टिनेशन के पास है। रेन सरप्राइज होती है कि ऐसा डीमन इतना बैरन जगह पर रहता है, लेकिन श्रिल्स एक्सप्लेन करती है कि ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। टल्कन की वजह से ये इतनी पिटिफुल बन गई। किसी पावरफुल बीइंग के अराइवल को फील करते हुए श्रिल्स दोनों को आदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलना नहीं। और तभी उनके सामने एक पावरफुल डीमन जमीन पर जोरदार तरीके से लैंड करता है, सोचते हुए कि फिर से टोल्कन स्क्वाड इसे बर्बाद करने आए हैं। वो श्रिल्स के दिल में सीधा स्पीयर घोंप देता है, बट शी इज सो बैडास कि वो हिलती तक नहीं और एक चैंपियन की तरह उसे सहती है। वो समझती है कि ज्यादातर डीमंस ने अभी तक उसके बारे में सुना नहीं है। रेन डरी हुई है, पूछती है कि मेज खुद को स्टैब क्यों होने दे रही है बिना सच्चाई बताए। केला अपने सर्वेंट को चुप रहने का आदेश देता है, कहते हुए कि उन्हें ये पल खुद में बिताने देना चाहिए। डीमन और उसके लोग पूछते हैं कि श्रिल्स रिटालिएट क्यों नहीं कर रही, क्या वो उन्हें अपने से कमतर समझती है। टोल्कन की तरफ से हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हुए श्रिल्स खुशी खुशी उनके गुस्से को खा लेती है। हैंड्स डाउन मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से एक। डीमन हैरान है कि एक ह्यूमन उनकी सिंबॉलिक पोज एनैक्ट कर रहा है। श्रिल्स तब जाकर सच्चाई बताती है, कहती है कि वो भी एक डीमन है और अपने एक्शंस के लिए माफी मांगती है। ग्रुप शॉक्ड है क्योंकि उन्हें याद है कि श्रिल्स को उन्होंने पहले टोल्कन स्क्वाड के साथ आते देखा था। केला आखिरकार चुप्पी तोड़ता है, घोषणा करता है कि वो डीमन किंग हेलकल्दून का अंतिम बच्चा है और अपनी अथॉरिटी से वो श्रिल्स की बातों की पुष्टि करता है। उसकी शेयर मैजिक एनर्जी ही काफी है उन्हें ये समझाने के
लिए कि वो सच में डीमन किंग का बेटा है। डीमंस तुरंत प्रॉपर रिस्पेक्ट देने लगते हैं उनकी सिंबॉलिक पोज इनैक्ट करते हुए। डीमंस अब पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं अपने किंग के सक्सेसर को। श्रिल्स खुश है कि बाकी लोग भी उसे अब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। केला अब यकीन करने लगता है कि शायद इस बार वो सच में एक आर्मी कमांड करेगा। ग्रेट डीमन किंग के बेटे का आगमन जोर शोर से सेलिब्रेट होता है। अर्थ डीमंस अपनी सपोर्ट के नारे लगाते हैं। एल्डर्स उसे देखकर बहुत खुश हैं और किसी भी आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं। केला चारों ओर देखता है, आर्किटेक्चरल मैजिक ऑब्जर्व करता है। स्ट्रक्चर्स आसल और कासल से अलग हैं। सबसे इंप्रेसिव बात, इस सिटी में किसी स्ट्रक्चर में मैजिक इम्ब्यूड नहीं है। ये सब रॉ मटेरियल से बनाए गए हैं। सिटी का जियोग्राफिकल प्लेसमेंट भी उनके मिशन के लिए एक्सीलेंट है। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी सिटी इतनी अच्छी तरह से अंडरग्राउंड छुपी होगी। अर्थ डीमंस रैली सरफेस पर आते हैं। वो मेज की तरफ मुड़ता है और एग्री करता है कि उन्हें अर्थ डीमंस की हेल्प चाहिए। श्रिल्स सजेस्ट करती है कि उन्हें एक परफेक्ट वॉरियर को भी रिक्रूट करना चाहिए। केला उसके वर्ड्स से इंट्रीग्ड होता है। श्रिल्स एक्सप्लेन करती है कि टोल्किन ने डीमन किंग के कासल के रास्ते में इस सिटी को डिस्कवर किया था और जैसे ही किलमैन ने इसे देखा उसने इसका विनाश शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो एक भी डीमन के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगा और टुलुआ के सोल्जर्स को आदेश दिया डीमंस को बेरहमी से मारने का। अंडरग्राउंड सिटी के ऊपर जो फॉरेस्ट था उसे भी पूरी तरह जला दिया गया। अर्थ डीमंस को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया गया। लेकिन तभी एक वॉरियर सामने आया जस्टिस की आवाज बनकर। उसने कहा कि ह्यूमंस रूथलेस हैं, वो उन बच्चों को मार रहे हैं जिन्हें लड़ना तक नहीं आता। वो प्राइडफुल वॉरियर चाहता था कि किलमैन का कोई भी आदमी बच्चों को हाथ न लगाए। एक डीमन को बच्चों के लिए जान जोखिम में डालते देख किलमैन को उसमें रिस्पेक्ट दिखी। उसने वॉरियर से उसका नाम पूछा। डगलस ने जोर से पुकारा, अर्थ डीमंस का बेटा। जनरल किलमैन लगभग डगलस को सिर्फ इसलिए मारने ही वाला था क्योंकि वो इंसान नहीं था, लेकिन सबको हैरान करते हुए जनरल किलमैन ने नरसंहार रोक दिया और अपनी स्क्वाड को आदेश दिया कि मिशन को यहीं रोककर सीधा डीमन किंग के महल की ओर बढ़ें। डगलस को इस बात पर यकीन तक नहीं हुआ। वहीं श्रिल्स ने जाते जाते कहा कि एक डेमन की बहादुरी उनके पूरे कबीले को बचाने के लिए काफी थी। वैसे डगलस वाकई लिब्रॉन की तरह एक पसंदीदा कैरेक्टर है। खैर, इस तरह अर्थ डीमंस एक और दिन जिंदा रह सके। श्रिल्स को वो कहानी याद आती है जब उसने डटकर मुकाबला किया था। ये कहानी रैन को इतनी इंप्रेसिव लगती है कि वो तुरंत डगलस को पसंद करने लगता है। उधर केला अपने विचारों में खोया हुआ है। उसे लगता है कि डगलस उसकी आर्मी में एक शानदार एडिशन होगा। दावत के दौरान वो फौरन डगलस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अफसोस डगलस अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता है और यहाँ तक कि अर्थ डीमंस का लीडर भी मानता है कि उसकी जगह किसी और वॉरियर को चुनना चाहिए। मगर केला अपनी बात पर अड़ा रहता है और डगलस से मिलने की जिद करता है। सीन उनके आमने सामने आने पर कट होता है और जैसा कि लीडर ने कहा था, डगलस साफ मना कर देता है कि वो डीमन किंग के बेटे के आदेश नहीं मानेगा। उसका कहना है कि उसे उत्तराधिकारी का पालन करने की कोई मजबूरी नहीं है, चाहे उसकी रैंकिंग कुछ भी हो। केला सोचता है कि क्या वो डगलस को जबरन शामिल करवा सकता है। इस पर वो गर्वीला योद्धा जवाब देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे देगा। केला उसकी इस शहर में टिके रहने की जिद को समझ नहीं पाता। डगलस समझाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह में बिताई है, इसलिए उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही है। केला को अब समझ में आता है कि लोग उसे जिद्दी क्यों कहते हैं। डगलस इसके लिए माफी मांगता है। केला को ये सब देखकर याद आता है जब उसने एक गेम में एक ऑर्क को रिक्रूट करने की कोशिश की थी। उसे लगता है कि जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं है, खासकर जब कोई इंसान अपने विश्वास के लिए मरने को तैयार हो। केला फिर बाहर जाता है और सोचता है कि ये शहर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अर्थ डीमंस को अंदर से जानता हो। वहीं रेन और श्रील्स तो मस्ती में बियर पीकर नशे में धुत हैं और अपना काम तक नहीं कर रहे। केला को गुस्सा आता है कि ये लोग कुछ मदद नहीं कर रहे। सीन कट होता है और अब केला खुद भी बैठा बियर पी रहा होता है। इन तीनों के पास अब एक ही ब्रेन सेल है जिससे वो ऑपरेट कर रहे हैं। अर्थ डीमंस अपने लीडर्स को खुश देखकर खुश होते हैं और फिर उन्हें उनके रेस्टिंग चैम्बर्स में ले जाते हैं। केला आराम करने चला जाता है, बिना ये जाने कि कुछ डीमंस उसके कमरे में उसे चुपके से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लिए डगलस ही केला को मारने आया है। उसे कायर समझकर वो कुल्हाड़ी उठाता है और वार करता है। क्या ये हमारे लड़के का अंत है? सोचा था, है ना? लेकिन डगलस हैरान रह जाता है कि इतना वल्नरेबल होने के बावजूद केला ने उसका हमला चकमा दे दिया। केला कुल्हाड़ी को इंच भर से मिस करता है और अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया है कि असली सिचुएशन क्या है। वो बिस्तर से कूदकर बाकी रिबेल्स के हमलों को डॉज करता है। अब हमें केला के उस वक्त के ख्याल मिलते हैं जब उसने डगलस से पहली बार मुलाकात की थी। उसे तब अजीब लगा था जब डगलस ऐसे हथियार बना रहा था जो स्मिथी का हिस्सा नहीं थे और जो रेस्ट्रेंट्स बनाए जा रहे थे वो ऑर्क के लिए बहुत छोटे लग रहे थे। उसे ये भी समझ आया था कि कुछ लोग उसे चुपके से फॉलो कर रहे हैं और फिर उसे एक जादुई बैरियर वाली दीवार का भी पता चला। अगर
अगर केला के पास डीमन किंग की मना की ताकत नहीं होती तो वो इस बैरियर को नहीं पहचान पाता। उसे श्रिल्स की कहानी भी याद आती है जिसमें डगलस ने डार्क एल्व्स के बच्चों की रक्षा की बात कही थी, लेकिन शहर में एक भी डार्क एल्फ नहीं था। यहीं से सब कुछ उसकी समझ में आने लगा। अब केला अपने दुश्मनों को एक ही तेज वार में काट देता है। डगलस जमीन पर गिरा पड़ा है। केला उससे कहता है कि डगलस ने कभी जनरल से ये नहीं कहा था कि वो डार्क एल्व्स को बचा रहा है, उसने बस कहा कि वो उन्हें सौंपेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये बहादुर योद्धा असल में उन्हें बचाना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उन्हें किसी और को नहीं देना चाहता था। केला की ये सच्चाई डगलस को हिला देती है। केला फिर पूछता है, अब बताओ क्या हम उस बैरियर को खोलें जिसे तुमने इतनी चालाकी से छुपा रखा था। सीन कट होता है और डीमन किंग का बेटा सबके सामने डगलस को गद्दार घोषित कर देता है। एक समय में जिसे महान योद्धा माना गया अब वो झूठा और धोखेबाज निकला। केला अब मान चुका है कि अर्थ डीमंस भी इस प्लान में शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने डगलस का इस्तेमाल करके उसे मारने की साजिश रची थी। यहाँ तक कि कबीले का लीडर भी ये देखकर हैरान है कि डगलस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। केला गुस्से में है और अर्थ डीमंस को वहीं रुकने का आदेश देता है, वरना वो उनके योद्धा को मार डालेगा। अर्थ डीमंस अपना असली चेहरा दिखाते हैं और केला को कायर कहते हैं, जबकि कुछ समय पहले ही उसे पूछते थे। केला उस जादुई दीवार के सामने खड़ा है जिसे वो पहले भी महसूस कर चुका था। वो डगलस से दरवाजा खोलने का आदेश देता है और डगलस के पास कोई और रास्ता नहीं होता। दरवाजा खुलता है और सामने आती है कड़वी हकीकत। डार्क एल्व्स और उनके बच्चे डरे हुए और गुलाम हालत में बैठे हैं। केला को देखकर गुस्सा आता है। श्रिल्स और रेन भी पहुंचते हैं और सिचुएशन देखकर हैरान रह जाते हैं। केला एक मेज को कहता है कि वो एक डार्क एल्फ की मेमोरी ट्रांसफर करके उसे दिखाए। मेज बताती है कि ये प्रोसेस थोड़ा धुंधला होगा लेकिन मुमकिन है। केला तैयार होता है। मेज उसके दोनों हाथों पर जादू करती है और मेमोरी ट्रांसफर शुरू होता है। अब हमें यादें मिलती हैं एक डार्क एल्फ लड़के की नजर से जो कहता है कि ये जगह एक जीता जागता नर्क है। उसकी माँ को जबरन बच्चों को जन्म देने पर मजबूर किया गया और हर महिला के साथ यही हुआ। जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें इंसानी नोबल्स के पास बेच दिया जाता था। अर्थ डीमंस को इससे भारी मुनाफा होता था। कभी कभी बाहर से आए बड़े एल्व्स उन्हें दुनिया की खूबसूरती के किस्से सुनाते थे, लेकिन इन बच्चों के लिए वो सब एक सपना था। उनका तो पूरा जीवन बस गुलामी में बीता था। उनकी बस यही तमन्ना थी कि उनकी अगली पीढ़ी आजाद हो। इन सारी दर्दनाक यादों को देखने के बाद केला गुस्से से भर जाता है। वो अर्थ डीमंस को शाप देता है और डगलस के चेहरे पर एक ताकतवर हुक मारता है। डगलस पेड़ से टकरा जाता है। श्रिल्स भी केला की तरह गुस्से में है। अब डगलस कबूल करता है कि वो शुरू से ही डार्क एल्व्स की तस्करी कर रहे थे। डार्क एल्व्स को इंसानों में बहुत पसंद किया जाता था क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ाव रखते थे, पर ये बास्टर्ड उसे एक वजह मानता था उन्हें गुलाम बनाने की। ये सब सुनकर श्रिल्स उसे मार डालना चाहता है। डगलस चिल्लाता है कि डीमन किंग की मौत के बाद उनके पास जीने का और कोई तरीका नहीं था, लेकिन केला और भी ज्यादा गुस्से में है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, लेकिन अब जो दर्द उसने इन बच्चों की आंखों में देखा है वो उससे भी कई गुना ज्यादा है। वो अब चुप नहीं बैठ सकता। श्रिल्स और रेन को आदेश देता है कि अब किलमन का अधूरा काम पूरा किया जाए। श्रिल्स भी मानती है कि ये अर्थ डीमंस शुरू से ही गद्दार थे। केला अब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने फैसला कर लिया है कि हर एक अर्थ डीमन को खत्म कर देगा। डगलस अब अपने साथियों को मदद के लिए बुलाता है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अब शुरू होती है अर्थ डीमंस की तबाही। रेन उनके हमलों को रोकता है। श्रिल्स अपना जादू चलाती है और केला वो तो सीधे हाथापाई पर उतर आता है। अर्थ डीमंस उसे कायर कहते हैं, लेकिन रेन उन्हें बताता है कि केला ही अगला डीमन किंग बनने वाला है। अब केला समझ चुका है कि ये सब अब कोई गेम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी है और उसे इसे बदलना होगा। डगलस की शक्ल पर एक और जबरदस्त किक। डार्क एल्व्स हैरान है, पहली बार कोई उनके लिए लड़ रहा है। वुड नाम का एक डार्क एल्फ तय करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो भी साथ दें, भले ही बाकी उन्हें रोकने की कोशिश करें। टॉर्चर शब्द उनके मन में गूंजता है और उनकी यादें उन्हें उकसाती हैं। केला डगलस से पूछता है, क्या तुम उन मासूमों की चीखें सुन पा रहे हो? अब वो अर्थ डीमंस पर वैसी ही तबाही लाने वाला है। डगलस अब एक गहरे कदम की ओर बढ़ता है। वो एक खास तरह की बेरी निगलता है। ये दरअसल एक मैजिक अर्थ और होता है, पर वो बाकी अर्थ डीमंस को भी ऐसा करने को कहता है क्योंकि अब ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अर्थ डीमंस जल्दी से उसकी बात मान लेते हैं। रेन हैरान रह जाती है। उसने अर्थ ओर्स के बारे में सिर्फ मिथकों और कहानियों में ही पढ़ा था। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग का बेटा अभी तक नहीं जानता कि ये करता क्या है। मेज खुलासा करता है कि अर्थ ओर का सेवन करने के बाद किसी भी डीमन की लाइफ स्पैन गंभीर रूप से कम हो जाती है, लेकिन उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब ये बात हमारे हीरोज के लिए बहुत खराब साबित हो रही है। अर्थ डीमंस खतरनाक रफ्तार से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनके शरीर बदल रहे हैं ताकि वे डीमन किंग के बेटे को मार सकें। डगलस अब एक पागल जानवर जैसा लग रहा है और वो जोर से दहाड़ते हुए घोषणा
करता है। केला को साफ चिंता नजर आती है। वो देख सकता है कि उनकी डिमोनिक एनर्जी सच में बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन बदले में वो डीमन किंग की अपनी पूरी ताकत का भी उपयोग नहीं कर पा रहा अपनी मौजूदा हालत के कारण। डगलस एक दानवी मुक्के से हमला करता है और केला हालात की गंभीरता को समझता है। उसे डर है कि ये हमला उसे बुरी तरह घायल कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत से जमीन से लकड़ी की बेलें उग आती हैं जो अर्थ डीमन के हमले को रोक देती हैं और उसे बांध लेती हैं। इस हमले की जादूगर श्रिल नहीं बल्कि एक डार्क एल्फ है जो अब फिर कभी यातना सहने को तैयार नहीं है। वो कसम खाता है कि वो दोबारा वैसी ही किस्मत नहीं सहेगा। वुड की हिम्मत उसके अपने साथियों के दिलों में भी डर भर देती है, जिन्हें लगता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। डगलस गुस्से से भर जाता है और भयानक वादा करता है कि वो डार्क एल्फ को यातना देते हुए मार डालेगा, लेकिन केला ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो घोषणा करता है कि वो कभी किसी डार्क एल्फ को फिर से टॉर्चर्ड नहीं होने देगा। उसका जबरदस्त हमला डीमन के शरीर को पूरी तरह चीर देता है। फिर उसे वुड का नाम याद आता है और केला कबूल करता है कि उसे डार्क एल्फ पसंद आने लगा है। डगलस को विश्वासघात जैसा महसूस होता है। वो अपने ही भयानक कृत्यों से अनजान था और सोचता था कि उसने डार्क एल्फ की परवरिश करके उस पर उपकार किया है। अब वो इतना गुस्से में है कि सबको मार देना चाहता है। केला को उम्मीद नहीं थी कि गुस्से की वजह से डगलस और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसका शरीर और बड़ा हो जाता है और वो एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जो केला को पूरी ताकत से दीवार में पटक देता है। केला हक्का बक्का रह जाता है कि अर्थ मैजिक स्टोन किसी डीमन को इतनी ताकत दे सकता है। डगलस अभी रुका नहीं है। अब वो वुड को निशाना बनाता है और डार्क एल्फ को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाता है। वो राक्षस उसे गले से पकड़ लेता है और उसके सिर को अपने हाथों से नोच फेंकने का वादा करता है। उसका हाथ क्रैक करता है और डार्क एल्फ को दर्द की एक नई दुनिया में धकेल देता है। केला खुद भी डगलस की हालत से डरा हुआ है। अब उसका पूरा ध्यान वुड को मारने पर है, डीमन किंग के बेटे की हत्या करने पर नहीं। डार्क एल्फ दर्द में कराहता है जबकि केला हालात की गंभीरता को महसूस करता है और अपनी शक्तियों से एक लॉन्ग रेंज हमला करने की जरूरत को समझता है। वह अपने अंदर गहराई में कुछ ढूंढता है जो डार्क एल्फ की जान बचा सके। तभी वह एक काले शून्य में आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करता है। इस वॉइड में एक काली आकृति उस पर हंसती है और उसे याद दिलाती है कि ये तो उसकी अपनी कॉन्शियसनेस है। केला पूछता है कि वो कौन है। वो आकृति कहती है कि उससे बेहतर सवाल पूछो, जैसे मैं अपने दोस्त की जान कैसे बचाऊं। भले ही चेतना में समय बहुत धीमा हो गया है, फिर भी उन्हें जल्दी करना होगा। वुड की हालत को याद करते हुए केला एक रास्ते की भीख मांगता है। वो काली आत्मा कहती है कि लड़का अभी अपने पिता की पूरी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी एक दिन उसका शरीर और मन एक हो जाएंगे और डीमन किंग की ताकत को संभाल पाएंगे। केला सीधा मुद्दे पर आता है। वो लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, जबकि किसी की जान बचानी है। काली आकृति एक तकनीक का खुलासा करती है जिसे केला इस वक्त इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जाने से पहले वो केला के पुराने जीवन और दुनिया का नाम बता देता है, कैंग चू व्यू। ये रहस्यमयी ताकत हमारे लड़के के पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानती है। केला पूरी तरह समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ। तभी वो वॉइड से बाहर आ जाता है और अपने हाथ में स्पिरिट वेपन को देखता है। ये उसके पिता का फायर एरो है जो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए एकदम सही है। वुड को अपनी रक्षा करने के लिए चिल्लाते हुए केला अपना घातक तीर चलाता है। डगलस उस प्रकाश की किरण से चौंक जाता है। डार्क एल्फ इस मौके का फायदा उठाकर एक लकड़ी की ढाल कॉन्जर करता है। केला घोषणा करता है कि डगलस के आतंक का अब अंत होगा। प्रोजेक्टाइल अर्थ डीमन को जला डालता है। दर्द इतना भयानक होता है कि अर्थ डीमन खुद रहम की भीख मांगता है। केला ने समय रहते एल्फ को बचा लिया था। डगलस जलकर खाक हो गया और अंततः नीली आग में निगल लिया गया। वहीं केला सोचता है कि उसकी चेतना में जो रहस्यमयी आकृति थी वो कौन था। डगलस के अलावा अब भी कई अर्थ डीमंस बाकी हैं। रेन और श्रिल को निशाना बना रहे डीमन से निपटना बाकी है। दुर्भाग्य से मेज की मैजिक उस तंग जगह में पूरी तरह से काम नहीं कर रही, लेकिन केला वहां है। वो अपने पिता की शक्तियों से दूरी से कई एरोस चलाता है। हर एक एरो अर्थ डीमंस को एक एक करके खत्म करता है। मेज उसकी शक्तियों को देखकर दंग रह जाती है। उसकी मैजिक अब और भी ताकतवर हो चुकी है। अब उसके पास एक नई तकनीक है जिस पर वो गर्व कर सकता है। अगले सीन में हमें बैटल का निष्कर्ष देखने को मिलता है। अर्थ डीमंस का अंत हो चुका है। श्रिल को उम्मीद नहीं थी कि जेमस्टोन्स इतनी शक्तिशाली होंगी और रेन हैरान है कि ये डीमंस की लाइफ स्पैन को खाकर उन्हें ताकतवर बनाती हैं। अब भी ये मिस्ट्री बनी हुई है और फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे रखा जाएगा। बाकी डार्क एल्व्स को केला आधिकारिक तौर पर उनकी जंजीरों से आजाद घोषित करता है। वो नहीं चाहता कि वे अब कुछ करें, बस आजाद होकर जिएं। आजादी का शब्द सुनना उनके लिए अवास्तविक लगता है। वो जो सारी जिंदगी जंजीरों में रहे हैं। केला उन्हें शहर छोड़ने की अनुमति देता है। अब उन्हें अपनी आजादी का अनुभव करने का मौका मिला है। एल्व्स उसकी और उसके साथियों की इज्जत करते हैं और झुककर उनका अभिवादन करते हैं। दुर्भाग्य से अर्थ डीमंस को अपनी बैटल फोर्स का हिस्सा नहीं बना सके। श्रिल को निराशा होती है कि वो और किलमैन बेसिकली ट्रेटरस क्लाउन्स द्वारा मैनिपुलेट किए गए थे। मरीन कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा। वहीं केला अब खास तौर पर वुड में इंटरेस्टेड है। वो पूछता है कि क्या वो डार्क एल्फ बाहर की दुनिया से पकड़ा गया था। डार्क एल्फ इसकी पुष्टि करता है। केला पूछता है कि क्या उसके पास कोई परिवार है। डार्क एल्फ एक दुखी हाँ के साथ जवाब देता है। तब हमारा लड़का उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है, उसे एक गाइड बनने का मौका
देता है ताकि वो टेरेन नेविगेट कर सके। वुड कहता है कि वह न अर्थ डीमन है न ही नेविगेशन में खास कुशल है। वो भारी मन से कहता है कि वो उनकी ग्रुप की मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन केला उसे विश्वास दिलाता है कि वुड उन डार्क एल्व्स में से है जो प्रकृति द्वारा प्रिय हैं और उसने खतरे के समय जो साहस दिखाया है वही काफी है उनके भरोसे को जीतने के लिए। एक बार फिर केला उसका हाथ मांगता है। वुड उसके शब्दों से स्तब्ध हो जाता है। उसने जीवन भर सिर्फ दुख ही देखा है, अपने माता पिता को जाना तक नहीं, और किडनैपिंग के बाद उसे सिर्फ सफरिंग ही मिली। यही नरक उसकी पूरी दुनिया थी। अर्थ डीमंस ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थीं। अब जब उसे आजादी मिल रही है वो सोचता है क्या वो इसके काबिल है भी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो मासूमियत से केला की आज्ञा मानने की इजाजत मांगता है, जैसे उसे खुद पर यकीन न हो कि ये दिन सच में आ गया है। केला उसे सही करता है, कहता है कि वो उसका आदेश नहीं देगा बल्कि साथ मिलकर काम करेंगे, और इसी के साथ डीमन किंग के बेटे और डार्क एल्फ के बीच एक बंधन बन जाता है। रात तक केला के दोस्तों ने अर्थ डीमंस को हरा दिया और डार्क एल्व्स को आजादी दिला दी। शुरुआत में वो बहुत परेशान था कि कहीं बाहर की दुनिया में उन्हें कुछ हो न जाए, लेकिन उसे याद आया कि वे प्रकृति की संतान हैं और वो उनके अच्छे भविष्य की कामना करता है। आखिरकार वे जहां भी जाएंगे वो इस नरक से तो बेहतर ही होगा। वुड उन्हें विदा करता है और नया ग्रुप ऑफ 4 बन जाता है। रेन पहले से ही नए सदस्य की निगरानी में लगी है, लेकिन वुड अच्छा लिसनर है और निर्देशों को मानने को तैयार है। श्रिल मानती है कि उन्हें नदी के पास कहीं रुकना चाहिए। वुड अपनी तेज इंद्रियों से पानी की दिशा बताता है। रेन उसकी तारीफ करती है, जबकि केला पूछता है कि नदी की तलाश क्यों कर रहे हैं। मेज बताती है कि वे यूं ही चलते नहीं रह सकते, नदी उनके काम आएगी। रेन सोचती है कि शायद वे कोई ड्रैगन पकड़ने वाले हैं, लेकिन श्रिल उसे साफ बता देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। श्रिल सोचती है कि उनकी किस्मत इतनी खराब है कि उन्हें यूनिकॉर्न तक नहीं मिलेगा, ड्रैगन की तो बात ही छोड़ दो। केला वुड के बताए रास्ते पर चलने को तैयार है। कुछ समय बाद और क्या देखते हैं, यूनिकॉर्न सच में वहां हैं। वे एक रहस्यमय और साफ नदी से पानी पी रहे हैं, लेकिन जब उन्हें एक भयानक शिकारी की मौजूदगी का एहसास होता है वे भाग जाते हैं। और मजेदार बात यह है वहां सच में एक ड्रैगन मौजूद है। अब चलें किलियन की स्क्वाड की तरफ, जिन्हें काफी देर से नहीं देखा। कर्डली एक अर्थ डीमन को देखता है जो मदद की गुहार लगा रहा है। उसे लगता है कि यह उसकी प्रजाति का एकमात्र जीवित सदस्य है। व्हाइट मेज को याद आता है कि उनके डिस्कशन में डीड शिकायत कर रहा था कि उनका ट्रैकिंग स्पेल क्यों काम नहीं कर रहा। कर्डली बताती है कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसे कई टारगेट्स एक साथ महसूस हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डीमन किंग की इतनी संतानें अब भी जिंदा हैं। इस वजह से वे केला को बाकी ग्रुप से अलग नहीं पहचान पा रहे। कर्डली इस बात की पुष्टि करती है, जिससे ग्रुप में झुंझलाहट फैल जाती है। अब उन्हें सभी को ढूंढने में बहुत समय बर्बाद करना पड़ेगा। किलियन बतौर कैप्टन ये सुझाव देता है कि उन्हें सभी डीमंस को खत्म करना होगा और शुरुआत केला से होगी। वो व्हाइट मेज से निवेदन करता है कि वो खुद उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट करे, इससे पुष्टि करना जल्दी हो जाएगा। बाकी टोल्कन स्क्वाड के सदस्य कॉन्टिनेंट में फैले हुए डीमन किंग की संतानों का सफाया शुरू कर सकते हैं।